हेलो। नमस्कार मित्रों, कम्युनिकेशन टुडे की वेबिनार श्रृंखला अपने 3 वर्ष पूरे कर चुकी है और इस कड़ी में आज हमारी ये 98th वेबिनार है, जिसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। वर्ष 2023 सिने संसार की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण वर्ष है। ये वो वर्ष है जिसमें हिंदुस्तान के फिल्मी दुनिया के 3 महान कलाकारों का जन्म शताब्दी आती है। संयोग से इन तीनों महान कलाकारों का जन्म 1923 में कुछ ही अंतराल से हुआ था और उन्होंने अपने अपने क्षेत्र में गीत, फिल्म निर्माण, अभिनय और गायकी के नए प्रतिमान कायम किए। और ये कलाकार हैं मुकेश, शैलेंद्र और देवानंद। आज इन्हीं कलाकारों के जन्म शताब्दी वर्ष पर एक ट्रिब्यूट देने के लिए हम इस मंच पर एकत्रित हुए हैं हमारी इस वेबिनार श्रृंखला की 98 कड़ी में। किन्हीं मित्र का वीडियो ऑन है, ये माइक ऑन है, मेरा उनसे अनुरोध है कि वो उसको अनम्यूट कर ले ताकि व्यवधान नहीं आए। तो आज हम इस मंच पर एकत्रित हुए हैं उन कलाकारों को ट्रिब्यूट देने के लिए और हमारे साथ हैं प्रख्यात सिने इतिहास वेत्ता, फिल्म निर्देशक और समीक्षक डॉक्टर राजीव श्रीवास्तव। हमारे साथ हैं कटक से दीपक सामंत राय, डॉक्टर दीपक सामंत राय हैं, और अविनाश त्रिपाठी जी का थोड़ा सा संदेह है, वो किसी शूट पर हैं, यदि संभव हुआ तो कुछ देर के लिए ज्वाइन करेंगे। और हमारे साथ हैं डॉक्टर छाया प्रकाश, पार्श्व गायिका हैं। इनका विस्तृत परिचय मैं दूंगा जब हम इन्हें आमंत्रित करेंगे अपना वक्तव्य देने के लिए। कम्युनिकेशन टुडे हमारे साथ जो मित्र पहली बार जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए पिछले 27 वर्षों से नियमित रूप से प्रकाशित हो रहा है। इसके माध्यम से हमने कोशिश की है कि हम मीडिया के क्षेत्र में हो रहे शोध अनुसंधान को जन समूह के सामने, शोधार्थियों के सामने, मीडिया कर्मियों के सामने, मीडिया शिक्षकों के सामने लेकर के आए। और इस 27 वर्षों की प्रकाशन यात्रा में हमने 10 विशेषांक प्रकाशित किए हैं, जिसमें नवीनतम विशेषांक 450 पृष्ठों का मीडिया लिटरेसी पर केंद्रित है। कम्युनिकेशन टुडे के माध्यम से हमने कोशिश की कि एक वैचारिक विचार विमर्श की परंपरा को शुरू किया जाए वेबिनार्स के माध्यम से। कोविड ने जहां अनेक तरह के दुख हम सभी को दिए, हर परिवार में किसी न किसी प्रकार से उसकी पीड़ा और व्यथा को हम अभी तक महसूस कर रहे हैं, लेकिन जो ये वैकल्पिक माध्यम हमारे पास आया, इसके माध्यम से हमने कोशिश की मीडिया, शिक्षा, प्रशासन, राजनीति, फिल्म, अभिनय आदि विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों को इस मंच पर आमंत्रित करें और विभिन्न विषयों पर हम इस परिसंवाद को, चर्चा को आगे बढ़ाएं। अब तक लगभग 300 के आसपास विशेषज्ञ विभिन्न क्षेत्रों के हमारे इस मंच पर आ चुके हैं। इस पूरे आयोजन की रिकॉर्डिंग करके हम YouTube पर डालते हैं ताकि जो मित्र समय की असुविधा के कारण नहीं जुड़ सके, वो कहीं ना कहीं अपने समय की सुविधा के अनुसार जुड़ करके इस विचार आंदोलन में एक तरह से अपनी आहुति डालें। आज का जो विषय है, जैसा मैंने आपसे कहा कि जो 3 प्रमुख कलाकार हैं, मुकेश सबसे वरिष्ठ उम्र की दृष्टि से 22 जुलाई 1923 इनका जन्म होता है। नाम था मुकेश चंद्र माथुर, लेकिन लोकप्रिय हुए मुकेश के नाम से। मुकेश जी ने अपनी पहली फिल्म 1941 में काम किया, एक कलाकार के रूप में, अभिनेता के रूप में, लेकिन हमें शायद प्रतीक्षा थी एक ऐसे कलाकार की जो गायन की दुनिया में अपनी पहचान बनाए। उन्होंने 1945 में अपनी पहली फिल्म से पार्श्व गायन के क्षेत्र में अवतरण किया।
और उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़ करके नहीं देखा। 50, 60, 70 के दशक में उन्होंने अपने गीतों से के.एल. सहगल को एक तरह से अपना आदर्श मानते थे। और ऐसा प्रसंग मैंने पढ़ा कि स्वयं सहगल एक बार चकरा गए कि ये गीत तो मैंने नहीं गाया था, आवाज बिल्कुल मेरे जैसी लग रही है। तब उन्हें बताया गया कि नहीं, ये तो मुकेश ने गाया था। उसके बाद उन्होंने अपनी मौलिकता को भी एक तरह से बनाए रखा। और राज कपूर ने तो उन्हें एक तरह से अपनी आत्मा के रूप में ही कहा था कि शरीर मेरा है लेकिन उसकी आत्मा मुकेश है। और इसीलिए मुकेश के आकस्मिक देहांत पर जब अमेरिका में हार्ट अटैक होता है तब उन्होंने कहा था कि मेरी तो आवाज ही चली गई है। देश के उस समय के जो प्रख्यात गायक हैं उन सभी के साथ उन्होंने गाया और सभी अभिनेताओं की एक तरह से उन्होंने उनके उस अभिनय में गानों के माध्यम से अपनी आवाज दी है। आज देश में कई कलाकार उभर रहे हैं लेकिन उनमें बहुत अधिक स्थायित्व कई अनेक कलाकारों में नहीं है। आते हैं, पानी की बुलबुले की तरह से दृश्य से गायब हो जाते हैं। लेकिन ये ऐसे कलाकार हैं जो शायद मैं राजीव श्रीवास्तव जी के शब्दों में कहूं तो एक तरह से वो वैश्विक कलाकार या गायक के रूप में है। तो मुझे लगता है ये हमारे देश की एक ऐसी विरासत है जिसे कहीं ना कहीं हमें संजो करके रखना है। शैलेंद्र, आप कल्पना कीजिए, मात्र लगभग 4 दशक अपने जीवन के वो जी पाए। 43 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। मुकेश जी 1976 में उनका निधन होता है, लेकिन शैलेंद्र जी तो बहुत कम उम्र में जी पाए और अपने बचपन में घोर गरीबी और अभावों में उन्होंने अपना बचपन बिताया। और कल्पना कीजिए उस अबोध बालक की जो जाति के चक्रव्यूह में, उपहास में कहीं ना कहीं उनका मजाक उड़ाया जाता रहा। हॉकी खेलना छोड़ दिया, हॉकी स्टिक तोड़ दी, इतने व्यथित परेशान हुए और बंबई में जाकर भाग्य आजमाया। अपने सिद्धांतों पर अडिग रहने वाले, गरीबी की पीड़ा इतनी भयानक कि अपने सामने इलाज नहीं करा पाने के कारण अपनी बहन का निधन उन्होंने देखा। आप सोचिए, उस व्यक्ति ने जब गीतों की रचना की तो उसमें एक समग्र मानवता के दर्शन होते हैं। उस आम आदमी की पीड़ा से लेकर के राष्ट्रीय भावना तक झलकती है। मेरा जूता है जापानी, सिर पे लाल टोपी रूसी। उस समय इस तरह के गीत, जब पूरा देश स्वाधीनता आंदोलन के उस यज्ञ में कूद चुका था, शैलेंद्र ने उसी में सुर मिला करके अपने गीतों की रचना की। करीब 800 से अधिक गीत अलग अलग फिल्मों के माध्यम से उन्होंने जिस तरह से अपने गीतों के माध्यम से अपने युग की संवेदना को पकड़ा है वो अपने आप में अद्भुत है। राज कपूर के साथ उनके गहरे संबंध थे। तीसरी कसम जैसी फिल्में, राज कपूर और वहीदा रहमान को साथ लेकर के उन्होंने फिल्म निर्माण भी किया। दुर्भाग्य से उनके जीवन काल में उनको वो यश नहीं मिल पाया इस फिल्म के कारण से। उनके मृत्यु के उपरांत इस फिल्मों को पुरस्कार मिले और बहुत चर्चित भी हुई। शंकर दास केसरीलाल नाम के इनका बचपन का नाम था, लेकिन शैलेंद्र के नाम से ये लोकप्रिय होते हैं। 30 अगस्त 1923 को इसका जन्म होता है। 22 जुलाई को मुकेश जी का हुआ, 30 अगस्त, लगभग 1-1.25 महीने का दोनों में अंतर रहता है। मूल रूप से बिहार के रहने वाले थे, मथुरा में पढ़ाई लिखाई हुई। तो इस तरह से शैलेंद्र जी ने भी अपने गीतों के माध्यम से अपनी एक विशेष पहचान बनाई और मानवीय संवेदनाओं को अपने गीतों के माध्यम से उन्होंने प्रस्तुत किया। मतरो माता लाल तेरे बहु तेरे जैसे भाव प्रधान गीत आज भी हमें कहीं ना कहीं भावुक कर देते हैं। फिर देवानंद एक कलाकार के रूप में 26 सितंबर, 30 अगस्त को इनका जन्म होता है और 26 सितंबर 1923 को पंजाब के गुरदासपुर जिले में देवानंद का जन्म होता है। लाहौर से अंग्रेजी में उन्होंने स्नातक की उपाधि प्राप्त की और 1946 में प्रभात स्टूडियो से इनको एक ब्रेक मिलता है। और उसके बाद इनकी जो फिल्म अभिनय की यात्रा है वो भी अपने आप में अद्भुत है। 3 दिसंबर 2011 को लंदन में उनका निधन होता है और जैसा मैंने पढ़ा उन्होंने ये कहा कि मैं नहीं चाहता कि मेरे फैंस मेरे मृत शरीर को देखें, इसलिए फिर वो लंदन में चले जाते हैं। तो आज ये 3 महान कलाकार जिनके बारे में हम एक तरह से श्रद्धांजलि इनको देंगे हमारे विशेषज्ञों के माध्यम से। हमने 2 प्रयोग किए हैं आज के इस वेबिनार में। पहला तो IIMC ढेंकानल की एक विद्यार्थी है नेहारिका पटेल, उसने 2 मिनट का एक ऑडियो विजुअल वीडियो तैयार किया है
वेबिनार शुरू होने के पहले वो ऑडियो नहीं हो पा रहा था। डॉक्टर भावना आचार्य हमारे साथ हैं। भावना जी, यदि आप प्ले कर सकते हैं अभी तो अपन अभी शुरू करें, और नहीं तो कुछ समय बाद। आई एम सॉरी, अभी तक वो ठीक नहीं हो पाया। हम कार्यक्रम शुरू करते हैं, जैसे ही ठीक ये है, हो पाएगा मैं आपको टेक्स्ट कर दूंगा। ठीक है, ठीक है, कभी तो उसके बाद ले लेंगे। हालांकि मृणाल जी ने, मृणाल चटर्जी INC ढेंकानाल के डायरेक्टर है, रीजनल डायरेक्टर हैं। उन्होंने इसमें पहल करके, हालांकि इस पूरे आयोजन का ही श्रेय मैं मृणाल जी को दूंगा, जिन्होंने ये आइडिया हमें दिया कि अपन इस पर एक कार्यक्रम करते हैं, और अपने विद्यार्थियों को उन्होंने प्रोत्साहित किया, विशेषकर नई पीढ़ी को। चलिए शुरुआत करते हैं हम एक गीत के माध्यम से। डॉक्टर छाया प्रकाश, संगीत की दुनिया का जाना पहचाना नाम, वॉइस ऑफ मध्य प्रदेश के रूप में 1996 में उन्होंने संगीत की दुनिया में एक तरह से अपनी पहचान बनाई, अपनी दस्तक दी। उसके बाद बेस्ट इंडिविजुअल परफॉर्मेंस अवार्ड क्लोज अप अंताक्षरी 1997 में आपको सम्मानित किया गया, और देश दुनिया में आपकी पहचान बनती है स्टार प्लस के एक बहुचर्चित कार्यक्रम मेरी आवाज सुनो, उसका जो 99 का जो एडिशन था, उसमें आप रनर्स अप, उप विजेता रहे। उसके बाद सारेगामा जी टीवी का 1999, वॉइस ऑफ छत्तीसगढ़ अवार्ड 2008, स्माइल बेस्ट सिंगर अवार्ड दिल्ली 2010, हिंदी सिनेमा के 100 वर्ष मुंबई 2012, ETV फोक झमाझम 2013, हॉलीवुड बेस्ट सिंगर अवार्ड 2015, छत्तीसगढ़ रत्न सम्मान 2011, नारी शक्ति सम्मान 2015। मैं यूं कहूं कि अपने संगीत की दुनिया में प्रवेश करते ही आपने देश विदेश में अपनी एक विशेष छवि बना ली। मैं आभारी हूं आदरणीय डॉक्टर राजीव श्रीवास्तव जी का, कि उन्होंने इस कार्यक्रम में छाया जी को जोड़ा, जो इस समय बिलासपुर में रह रही हैं। बिलासपुर यूनिवर्सिटी केंद्रीय विश्वविद्यालय से आपने अपनी पढ़ाई के संयोग से मुझे 2-3 बार अवसर मिला छत्तीसगढ़ के इस विश्वविद्यालय में अलग अलग कैपेसिटीज में जाने का। तो उस बिलासपुर की धरती की ये संगीत के क्षेत्र की प्रतिभा, और हम चाहेंगे कि अपने ये एक गीत के माध्यम से, गीत के बाद इस कार्यक्रम के बाद भी, मतलब जब सब वक्ता बोल चुके होंगे, तो फिर ये अपना एक गीत प्रस्तुत करेंगे, और इसके माध्यम से उन दिवंगत महान आत्माओं के प्रति अपनी एक श्रद्धांजलि अर्पित करें। डॉक्टर छाया प्रकाश। धन्यवाद सर। आप सभी गुणीजनों का मैं स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे इस सभा में शामिल किया। और जैसा कि आपने शुरुआत में ही कहा कि शैलेंद्र जी, राज कपूर जी, मुकेश जी, तो इन तीनों महान विभूतियों का एक संगम है, एक गीत, उसको मैं पेश करना चाहूँगी। और विशेष रूप से राजीव श्रीवास्तव सर को मैं धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे लाइन अप किया, और उसकी वजह से मैं आप लोग के साथ हूँ आज। तो मैं माइक से गाना शुरू कर रही हूँ। यदि मेरी आवाज़ क्लियर आती है तो फिर मैं माइक से ही गाऊँगी, अदरवाइज़ आप मुझे बताइएगा तो मैं डायरेक्ट ही फिर मैं सिंगिंग करूँगी। मैं जो गीत पेश करने जा रही हूँ वो है दिल की नज़र से नज़रों के दिल से। मैं तीनों महानुभूतियों को समर्पित करना चाहूँगी और उन्हें याद करना चाहूँगी आज के इस दिन। दिल की नज़र से नज़रों के दिल से, ये बात क्या है, ये राज क्या है, कोई हमें बता दे। सीने से उठकर होठों पे आया ये गीत कैसा, ये राग क्या है, कोई हमें बता दे। दिल की नजर से क्यों बेखबर यूं खिंची सी चली जा रही मैं, ये कौन से बंधनों में बंधी जा रही मैं, क्यों बेखबर यूं
कुछ खो रहा है, कुछ मिल रहा है, ये बात क्या है, ये बात क्या है, कोई हमें बता दे। दिल की नजर से, नजरों की दिल से, ये बात क्या है, ये राज क्या है, कोई हमें बता दे। दिल की नजर से। थैंक यू जी, बहुत बहुत आभार छाया जी। आपने अपनी सुमधुर गायकी के माध्यम से एक कालजयी गीत हमारे इस कार्यक्रम में प्रस्तुत किया। बहुत बहुत आभार आपका। और हम प्रयास करेंगे इस कार्यक्रम के बीच में आपके इन और भी गीतों का आनंद हमारे जो सारे प्रतिभागी हैं जो देश के विभिन्न अंचलों से जुड़े हैं इससे जुड़ सकें, उसका पूरा आनंद उठा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं फिल्मों के एनसाइक्लोपीडिया डॉक्टर राजीव श्रीवास्तव जी को। राजीव जी का जन्म जो है वो दिन भी अपने आप में ऐतिहासिक है और पूरा देश एक तरह से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सेलिब्रेट करता है। यदि हम की बात करें तो गणेश चतुर्थी के दिन आपका जन्म हुआ और विविध विधाओं में आपने पिछले कई वर्षों से आप अनवरत तपस्या और साधना कर रहे हैं। लेखक, कवि, गीतकार, व्याख्याता, सिने इतिहास वेत्ता, फिल्म निर्माता, निर्देशक, न जाने कितने चरित्रों को आप एक साथ जी रहे हैं। यूं आप मीडिया के जो अलग अलग फॉर्मेट हैं उनसे जुड़े हुए हैं। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ब्रॉडकास्ट, फिल्म प्रोडक्शन, फीचर लेखन आदि आदि। आपने हिंदी और समाजशास्त्र विषयों में एमए की उपाधि प्राप्त की और पत्रकारिता एवं जनसंचार में भी अपनी औपचारिक उपाधि ली है। उसके बाद आपने पीएचडी किया और पीएचडी जो है आपका वो हिंदी सिने संगीत पर है। पहली बार आपने शोध अनुसंधान किया इस विधा पर। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आदि क्षेत्रों में लगभग 4 दशक से आप लगातार काम कर रहे हैं और देश के लगभग सभी प्रतिष्ठित समाचार पत्रों में टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, हिंदू, जनसत्ता, कादम्बनी, आहा जिंदगी, माधुरी, स्क्रीन, साप्ताहिक हिंदुस्तान, आउटलुक, वागार्थ, नया ज्ञानोदय, आजकल, इंद्रप्रस्थ भारती, संगना, संचार सृजन आदि अनेक पत्र पत्रिकाओं के साथ आप नियमित रूप से संबद्ध हैं। आकाशवाणी और दूरदर्शन से भी आपका लंबा जुड़ाव है और वहां भी उद्घोषक के रूप में, प्रस्तुतकर्ता के रूप में आपने विविध कार्यक्रमों की प्रस्तुति की है। बीबीसी, आज तक, स्टार न्यूज, एनडीटीवी, टीवी9, भारतवर्ष आदि अनेक टीवी चैनल्स में आपकी उपस्थिति लगातार बनी रहती है। भारतीय पार्श्व गायकों की जीवनी लिखने की दिशा में राजीव जी देश के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने उस दिशा में काम किया है। पार्श्व गायक मुकेश के व्यक्तित्व कृतित्व पर केंद्रित उनकी पुस्तक मुकेश सुरीले सफर की कहानी 1993 में प्रकाशित हो चुकी थी, जिसका आमुख अनिल विश्वास ने लिखा था। संगीतकार कल्याण जी आनंद जी की जीवनी जिंदगी का सफर 2004 में प्रकाशित हुआ, जिसका आमुख अमिताभ बच्चन ने लिखा था। और भारतीय फिल्म संगीत के इतिहास को संजोए 7 सुरों का मेला, जिसका आमुख अरविंद कुमार ने लिखा था। भारत में एकमात्र 3 ऐसी पुस्तकें हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित रही हैं और उसको उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान सहित अनेक जगहों से पुरस्कृत किया गया। सर्वश्रेष्ठ जीवनी लेखक, अज्ञेय सम्मान, डीपी धूलिया सम्मान और किशोर कुमार कला सम्मान आदि आदि। पार्श्व गायन के क्षेत्र में मुकेश के जीवन और गायन पर निर्मित निर्देशित फिल्म मुकेश द सिंगर और वयोवृद्ध पार्श्व गायिका शमशाद बेगम पर केंद्रित धरती को आकाश पुकारे अपने आप में हमारे लिए अद्भुत धरोहर है। इन्हीं के द्वारा निर्मित शोधपूर्ण फिल्म गंगा जीवन दायिनी 2013 में गंगा नदी के प्रदूषण पर केंद्रित है। तो फिल्म के साथ साथ समाज से जुड़े छोटे छोटे विषयों पर, लेकिन महत्वपूर्ण विषयों पर भी आपने कलम और कैमरे के माध्यम से अपनी बात कही है। जयप्रकाश नारायण जेपी पर केंद्रित आपका एक फिल्म डॉक्यूमेंट्री धरती का उज्जवल आकाश, लोकनायक जयप्रकाश 2017 में एक महत्वपूर्ण आपकी कृति है
जिसका निर्माण इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत जो ये काम करता है, उन्होंने इसका एक निर्माण किया था। अमेरिका की प्रतिष्ठित संस्था इबर एंड वेइन पब्लिशिंग द्वारा प्रकाशित की गई 2016 के विश्व भर के विभिन्न देशों के 300 श्रेष्ठ चयनित अंग्रेजी कविताओं के संकलन अपॉन अराइवल से भारत से डॉक्टर राजीव श्रीवास्तव की अंग्रेजी कविता ट्रस्ट मी आई एम नॉट इन लव को भी स्थान दिया गया। वैश्विक स्तर पर किसी लेखक को इस तरह का सम्मान मिलना अपने आप में गर्व की बात है। इसी प्रकार से डॉक्टर राजीव श्रीवास्तव ने मुकेश, मोहम्मद रफी, किशोर कुमार, हेमंत कुमार, दुष्यंत कुमार आदि पर भारत सरकार के डाक एवं तार विभाग ने, संयोग से आज हमारा पोस्टल डे भी है, तो डाक विभाग की ओर से जो डाक टिकट जारी किए गए हमारे इन फिल्म कलाकारों को लेकर के, उसके लिए विशेष पहल और प्रस्ताव आप ही ने किए थे, जिस कारण ये सब संभव हो सका। देश के अनेक प्रमुख मीडिया संस्थानों में एक ट्रेनर के रूप में, शिक्षक के रूप में आप जुड़े हुए हैं। भारत सरकार के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह इफ्ली डेली न्यूज बुलेटिन के संपादक आप रहे और वर्तमान साहित्य जो एक बहुत ही प्रसिद्ध साहित्यिक मासिक पत्रिका है, उसके 10 वर्षों से आप प्रबंध संपादक के रूप में भी काम कर रहे हैं। देश दुनिया के अनेक देशों की आपने यात्राएं की हैं और इंडियन नेशनल बार एसोसिएशन के कार्यकारी सदस्य के रूप में अनेक शिष्टमंडलों के साथ आपने अमेरिका और अन्य राष्ट्रों की यात्राएं की है और वहां पर भी आपने विभिन्न विश्वविद्यालयों में लेक्चर्स वगैरह दिए हैं। ब्रितानी सुंदरी मिस इंग्लैंड 2019 भारतीय मूल की डॉक्टर भाषा मुखर्जी के प्रथम भारत भ्रमण के दायित्व और कार्यक्रम के आयोजन का भी डॉक्टर राजीव श्रीवास्तव ने भार उठाया था, उस दायित्व का भी निर्वहन किया था। आपने एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान आपका है, हिंदी सिनेमा एनसाइक्लोपीडिया 2019 में प्रकाशित हुआ, उसके भी संपादक मंडल के सदस्यों में आप एक हैं। इसी तरह से 7 सुरों का मेला 2020 में डॉक्टर राजीव श्रीवास्तव जी का हिंदी सिने संगीत के विश्लेषण, इतिहास, विकास यात्रा और महत्वपूर्ण उपलब्धियों पर प्रकाशित एक महत्वपूर्ण शोध प्रबंध है। भारत के प्रथम वैश्विक गायक मुकेश, भारतीय सिने पार्श्व गायक मुकेश के जन्म शती वर्ष के विशेष अवसर प्रकाशित शोध पूर्ण पुस्तक है, जिसका आमुख संगीतकार खय्याम ने लिखा था और ये संभवतः उनका अंतिम आमुख था जो किसी पुस्तक के लिए उन्होंने लिखा था। कहने का मतलब यह है कि आपका जो बायोडेटा है बहुत विस्तृत और बहुत व्यापक है। तो आपका ये भारतीय सिने जगत को जो महत्वपूर्ण अवदान है, मुझे लगता है नई पीढ़ी के लिए और विशेषकर सिनेमा के क्षेत्र में जो लोग शोध करना चाहते हैं उनके लिए ये महत्वपूर्ण आधारभूत ग्रंथों के रूप में उनका मार्गदर्शन करेंगे। राजीव जी का संबंध तीनों ही कलाकारों के साथ रहा। शैलेंद्र जी के परिवार से आपका पारिवारिक संबंध रहा क्योंकि शैलेंद्र जी का निधन 1966 में हुआ था। मुकेश जी के साथ आपका संबंध रहा और कल मुझे आपने एक मौका दिया था ऐसे ही एक कार्यक्रम में जुड़ने का, जिसमें नितिन मुकेश आए थे और शैलेंद्र जी के पुत्र और पुत्री भी आई थी। बहुत सारे संस्मरण उन्होंने इन कलाकारों के जीवन के संबंध में सुनाए थे। तो राजीव जी का बहुत ही पारिवारिक संबंध तीनों कलाकारों के साथ रहा। इनके पास अनुभवों का खजाना है, लेकिन इस कार्यक्रम में समय की अपनी सीमाएं हैं, तो फिर भी हम चाहेंगे कि राजीव जी का जो अनुभव इन कलाकारों के संदर्भ में रहा, उनके बारे में कुछ अपनी शोधपूर्ण और जो भी कुछ इस तरह के कहानी, किस्से और उनके व्यक्तित्व के कुछ जो पहलू हैं वो हमारे साथ साझा करें। आदरणीय डॉक्टर राजीव श्रीवास्तव जी। नमस्कार डॉक्टर साहब, बनाओ साहब, आपका मैं आभार प्रकट करता हूं और कोरोना का जो काल रहा है उसमें तो आपने इस तरह के आयोजन बहुत किए हैं, लेकिन उसके पहले से जो आपका पूरा जर्नलिज्म का जो पूरा आपका करियर रहा है और अभी भी आप उसमें संलग्न है, वो अपने आप में एक प्रेरणा स्रोत है सभी के लिए। और मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही कि आज आपके इस मंच पे मैं यहाँ पे आपके द्वारा यहाँ पे मुझे अवसर मिला है और मैं अपनी कुछ स्मृतियाँ जो इन तीनों ही कलाकारों के प्रति जो मेरे मन में है वो मैं साझा करूँगा। सबसे पहले मैं देवानंद साहब से प्रारंभ करता हूँ। देवानंद साहब से मेरी जो निकटता है, उनके निधन के पिछले 15-20 साल पहले से
काफी घनिष्ठता मेरी रही। और जो उनकी पुस्तक जो उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है, रोमांसिंग विद लाइफ, वो जब पब्लिश हो रहा था और अभी पब्लिश हुआ नहीं था, उसके पहले वो पुस्तक उन्होंने मेरे को भेजी थी और ये कहा था कि राजीव इसके बारे में कुछ लिखना, इसका रिव्यू करना। और लेकिन उनके साथ रहते हुए और उनके घर पे या उनके ऑफिस में या फोन पे, वो मेरे पास उनका, उन्होंने अपना पर्सनल नंबर मुझे दे रखा था, तो मैं फोन करता था तो वो खुद उठाते थे। और मैं एवरग्रीन उनको कहा जाता है, सदाबहार कहा जाता था, लेकिन मैंने उनके लिए एक अलग हिंदी का साहित्यिक शब्द इजाद किया था। तो वो बड़े प्रसन्न होते थे, वो बोले कि भाई ये क्या है। तो मैंने कहा कि भाई ये आपके व्यक्तित्व पे पूरी तरह से बिल्कुल 100% वो फिट बैठता है। तो इस तरह की बातें हमारी होती थी। और मैंने ऐसे 2-3 लोगों को ही अपने पूरे जीवन में देखा है जिनकी उम्र, आयु बढ़ने के साथ साथ उनकी जीवंतता है, सक्रियता है, वो मुझे लगा कि वो बढ़ती जा रही है, वो कहीं से कम नहीं हो रही है। एक तो देवानंद साहब पहले नंबर पे, उसके बाद शमशाद बेगम जो गायिका हमारी फिल्मों की रही हैं, वो जब मैंने उन पे फिल्म बनाई तो वो 94 ईयर्स की थी बॉम्बे में। तो मुझे, मैं देखता था कि वो इतनी सक्रिय थी और उनकी जो मेमोरी थी वो इतनी शार्प थी कि उनको वो अपने जन्म की, वो लाहौर की के समय की वो बचपन की बातें भी बिल्कुल उसी तरह से याद थी जैसे अभी कल की बात हो। और एक मन्ना डे साहब, मन्ना डे साहब से भी मेरा बड़ा निकट का संबंध रहा। वो जब बॉम्बे में थे तब, फिर बाद में वो शिफ्ट हो गए बैंगलोर में, वहां पे भी उनके घर मुझे जाने का अवसर मिला। तो लेकिन देव साहब का जो अंदाज था वो मुझे कभी ये नहीं लगा कि, बल्कि एक पार्टी उन्होंने की थी बॉम्बे में, ताज में। तो वहां पे उन्होंने सिर्फ बॉम्बे के जो लोग थे फिल्मों के और इसके मीडिया के, उनको बुलाया था। लेकिन बॉम्बे के बाहर के सिर्फ 2 लोगों को उन्होंने बुलाया था। मैं दिल्ली में था उस समय, तो मुझे उन्होंने फोन किया कि भाई राजीव कहाँ हो। मैंने कहा कि मैं हूँ दिल्ली में। बोले कि भाई आ जाओ, मैं टिकट भिजवा रहा हूँ, ये ऐसे ऐसे है। और 26 सितंबर का ही वो दिन था, वो साल तो अब मुझे ध्यान नहीं रहा। तो उस दिन उनका बर्थडे था और उन्होंने अपनी एक नई फिल्म, वो उसका लॉन्च भी, वो उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि भाई ये मिस्टर प्राइम मिनिस्टर था उसका नाम। तो उन्होंने वो फिल्म उसका अनाउंसमेंट भी किया। तो मैंने देखा कि उसमें सारे लोग आए हुए थे और 4 घंटे के लगभग वो पूरा प्रोग्राम चल रहा था और सबके खाने वाने का सारा इंतजाम था। और एक सेकंड भी मैंने उनको बैठे नहीं देखा। मतलब उस उम्र में 90+ के आसपास उनकी उम्र थी जबकि ये मैं बात बता रहा हूँ। तो मैंने देखा कि ये इतनी एनर्जी, इतनी ऊर्जा, तो ये लगता था कि भाई ये तो कभी थक ही नहीं रहे, ये क्या कैसे करते हैं। और मैं खास बात बता दूं कि उनका जीवन था वो बड़ा सादा और सरल था। वो पूर्ण रूप से शाकाहारी थे। वो सिगरेट वगैरह नहीं पीते थे, शराब नहीं पीते थे, कुछ नहीं पीते थे। फिल्मों में वो दिखता था और एक वो गीत उनका बड़ा फेमस हुआ, अभी भी लोग कोट करते हैं कि मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। इससे लोग, या खासकर जो हमारे यूथ है, वो ये समझते हैं कि भाई सिगरेट पियो और वो हवा में उड़ाते जाओ, वो उसका अर्थ निकालते हैं। लेकिन देव साहब ये कहते थे कि नहीं नहीं नहीं, ये मैसेज अगर लोग अपने मन से ये निकाल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। फिल्म की बात अलग है कि फिल्म में जो हम किरदार करते हैं तो वो जो डिमांड होती है वैसा हम करते हैं। लेकिन अपने व्यक्तिगत जीवन में वो सिगरेट को हाथ नहीं लगाते थे, नॉन वेज वो नहीं करते थे, प्योर वेज थे। और मसाले और ऑयल वगैरह, ऑयली खाना और ये सब खाना मसाले वाला वो बिल्कुल नहीं खाते थे। तो ये, और उनकी जो ऊर्जा है, उनकी सक्रियता है, उनका स्वास्थ्य जो इतना बढ़िया, जो हमेशा जमा वो रहते थे, तो उसका राज यही था कि वो सिंपल जो हरी सब्जियां हैं वो खूब खाते थे, चावल नहीं खाते थे। तो इस तरह की जो, ऑयल तो बिल्कुल डालते ही नहीं थे वो, और मसाले की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो ये जो उनका जो संतुलित आहार था, तो वो उनके ऊर्जा का वो पूरा स्रोत था। तो इस तरीके से, और फिर
उनकी मिस्टर प्राइम मिनिस्टर का फिर वो फिल्म बन गई, तो उसके नेक्स्ट ईयर उसका रिलीज उन्होंने गुजरात में रखा था, अहमदाबाद। तो उसमें भी उन्होंने मेरे को बुलाया कि भाई आ जाओ। और उस टीम में पूरी वो थे, मैं था, वो प्रेम चोपड़ा साहब थे, उनका बेटा सुनील आनंद था, और ये बोमन ईरानी थे। और उस फिल्म में तो वो नए लोगों को तो चांस देते, तो वो जन नई नायिकाएं थी, वो सारे लोग थे। तो हम लोग अहमदाबाद गए और उन्होंने पूरे उनके टीम का सदस्य, और उसमें जो फिल्म के इनॉग्रेशन पे वहां पे तब चीफ मिनिस्टर हमारे आज के प्राइम मिनिस्टर साहब थे, मोदी साहब, तो वो आए थे। और उन्होंने जो टीम के जो 6 7 8 लोग थे, उन्होंने पर्सनली मोदी साहब से इंट्रोड्यूस करवाया। और मुझे ये सौभाग्य मिला कि पहली बार उनसे जो मेरा इंट्रोडक्शन हुआ वो देव साहब ने करवाया। तो ये सारी चीजें हैं। और सबसे बड़ी बात है कि उनकी जो एक फिल्म है, कालजयी फिल्म है, गाइड। गाइड अल्टीमेट फिल्म है। और ये फिल्म मैं समझता हूँ कि हर कलाकार के लिए ये कहा जाता है, या कोई भी किसी भी क्षेत्र का हो, कि कोई एक काम उसका ऐसा होता है जिसके बारे में आप ये कहते हैं कि भाई उसने और कोई काम किया हो या ना किया हो, लेकिन ये एक काम उसको हमेशा के लिए अमर कर देता है। तो अगर फिल्मों की बात करें तो देव साहब की जो गाइड फिल्म है, वो अकेली अपने आप में सक्षम है, सफिशिएंट है कि वो उनके नाम को जब तक ये संसार रहेगा तब तक उनका नाम रहेगा, सिर्फ इस एक फिल्म के माध्यम से। लेकिन जो फहरिस्त है, जो सूची है, वो बहुत लंबी है, और आप लोग उसमें से बहुत सी चीजें जानते हैं। इंग्लिश जो लिटरेचर था, उस पे उनका बहुत ही अच्छा कमांड था। वो इंग्लिश से लाहौर यूनिवर्सिटी के वहाँ के वो उन्होंने अपनी पढ़ाई की, पोस्ट ग्रेजुएशन उनका वहाँ से था। तो वो मैंने देखा कि हिंदी भी जो बोलते थे वो, और अंग्रेजी बोलते थे वो जैसे आपका भाषा पे पूरा अधिकार होता है, वो उनका होता था। और बाकी कई बातें हैं जो हम बीच में करते जाएंगे। उसके बाद मैं आता हूँ शैलेंद्र साहब पे। शैलेंद्र साहब का भी ये जन्मशती का वर्ष चल रहा है। शैलेंद्र साहब का निधन 1966 में हो गया था, 14 दिसंबर को। और 14 दिसंबर का जो दिन है वो राज कपूर का जन्मदिन का समय है। तो अब इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि राज कपूर के जन्म के दिन शैलेंद्र जो उनके दाहिने हाथ हुआ करते थे, और वो उनको कविराज कहते थे, तो उनका निधन हुआ। तो इससे बड़ी त्रासदी किसी मित्र के लिए और क्या हो सकती है। लेकिन क्योंकि उनका निधन 66 में हो गया, तो मैं तो उनको नहीं मिल पाया। लेकिन उनके जो बड़े बेटे शैलेंद्र, वो भी अब नहीं रहे, उनका भी निधन हो चुका है। तो वो मेरे बड़े अच्छे मित्रों में से थे, तो उनके घर आना जाना होता था, फिर बाकी परिवार के सदस्यों से मिलना जुलना हुआ। लेकिन जो मेरी विहंगम दृष्टि उनके गीतों पे जब जाती थी, तो मुझे याद है कि जब बचपन में जब इन सब चीजों के बारे में मुझे उतना नहीं मालूम था, या जो हम लोग रेडियो पे गाने सुन रहे हैं तो उससे पता लगता था, तो उसमें से अधिकांश गीत मैंने ये पाया कि जो मैं सुन रहा हूँ वो शैलेंद्र साहब के लिखे हुए हैं। और सरल, सहज, और उसमें एक गहराई उनके गीतों में थी। आपको अच्छा, वो गीत इस तरीके से लिखते थे कि अगर वो हिंदी के गीत हम कहें तो वो साहित्यिक हिंदी उसमें ऐसा वो पिरोते थे कि वो आपको लगता था कि आप उसके प्रवाह में बहे जा रहे हैं। अच्छा, लोगों को ये आमतौर पे जानकारी है कि शैलेंद्र साहब हिंदी के गीतकार हैं। लेकिन आपको अगर मैं यहाँ पे ये बताऊं कि एक फिल्म जो आई थी अनारकली, जिसका संगीत सी रामचंद्र ने दिया था, तो वो उर्दू के सारे उसमें प्रयोग थे और गीत थे। और आपको वैसे अगर आपको कहा जाए कि भाई अनारकली के गीत है, तो आपको ये लगेगा कि भाई इन्होंने साहिल लुधियानवी ने लिखा होगा, या मजरू साहब ने लिखा होगा, या उर्दू के किसी शायर ने लिखा होगा। लेकिन नहीं, उसमें गीत जो थे, वो दो जो बेहद मकबूल गीत हुए थे, वो शैलेंद्र साहब ने लिखे थे। और उनके उर्दू की जो शब्दावली थी, और जो जिस थॉट के साथ उन्होंने लिखा है, तो उससे ये लगता था कि, बल्कि साहिर साहब कहते थे कि साहब ये उर्दू के भाषा और व्याकरण पर भी इनका इतना अधिकार हो सकता है, ये तो हमें मालूम ही नहीं था। तो बाद में
उन्होंने फिर, क्योंकि उनका पूरा जो जीवन जो कार्यकाल का रहा वो मात्र 17 वर्ष का रहा, जो वो सक्रिय रहे गीतकार के रूप में, इसलिए जो भी उन्होंने किया वो अपने आप में ही इतना कुछ वो कर गए कि जो लोग 50 साल जीवित रह के या 100 साल जीवित रह के भी जो लोग नहीं कर पाते, वो उन्होंने मात्र 17 वर्ष की अपने कार्यावधि में कर दिया। तो ये शैलेंद्र साहब की खासियत थी कि वो अपने गीतों में जो फिल्म का डायरेक्टर जो बता रहा है, जो उसने कह दिया कि साहब ये हमको चाहिए, तो वो उसके साथ में अपना इनपुट भी देते थे, वो अपना कोई दर्शन देते थे। जैसे अब गीत है सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है, ना हाथी है ना घोड़ा है वहां पैदल ही जाना है। अब इसमें जो साधारण शब्दों में उन्होंने बात कह दी, लेकिन एक गहराई जो है और एक संदेश है वो इनके गीतों में, हर गीतों में आपको मिलेगा। बहुत दिया देने वाले ने तुझको आंचल ही न समाए तो क्या कीजिए। तो मुझे ये लगता है कि मेरा अपना विश्लेषण ये कहता है कि कबीर दास अगर आज होते, संत कबीर अगर आज होते, तो वो शैलेंद्र की जो वाणी हम सुनते हैं वो उस रूप में होते। अगर आप कबीर की कल्पना आज के युग में करें तो आप शैलेंद्र के गीतों को देखें तो आपको लगेगा कि भाई वो जो संदेश देने का जो, और बिल्कुल मुंहफट, आप कहते हैं ना कोई लिहाज नहीं करना, जो बात सच्ची है वो कह देना, तो वो बात उन्होंने अपने गीतों के माध्यम से जनमानस में पहुंचाई है। तो और भी कई बातें हैं, मैं बात बीच बीच में भी बताता चलूंगा। और अब आते हैं गायक मुकेश पे। भारत के प्रथम वैश्विक गायक वो मुकेश थे। मुकेश साहब के बारे में बड़ा उनका दिलचस्प करियर रहा है, और बहुत कम ऐसे लोग होते हैं कि जिनको अपने पहले प्रयास में ही सफलता मिल जाती है, और सफलता ऐसी मिलती है कि आप बिल्कुल शिखर पे पहुंच जाते हैं। 1945 का जो गीत था, जो बनाओ साहब ने जिक्र किया, पहली नजर फिल्म का था, तो उसमें उस समय के स्टार जो हीरो कहे जाते थे वो मोतीलाल साहब थे। जैसे हम लोग आज अमिताभ बच्चन का नाम लेते हैं कि साहब वो सुपर स्टार हैं, तो उस समय वो सुपर के डुपर स्टार थे मोतीलाल साहब। और वो बिल्कुल स्वाभाविक अभिनय की जो परंपरा हमारे हिंदुस्तान में या हिंदी फिल्मों में हमारे यहाँ जो प्रारंभ हुई है, उसके सूत्रधार मोतीलाल साहब थे। और उसी परंपरा में बाद में जो लोग आए, बलराज साहनी हैं, दिलीप कुमार हैं, संजीव कुमार हैं, इस तरह नसीरुद्दीन शाह हैं, ये सब जो स्वाभाविक अभिनय के जो पूरी एक श्रृंखला चलती है, तो वो जो छोर है वो वहां से प्रारंभ होता है मोतीलाल साहब। तो उनके लिए प्लेबैक किया मुकेश साहब ने, दिल जलता है तो जलने दे आंसू न बहा फरियाद न कर। और मुकेश साहब के आदर्श के.एल. सहगल साहब थे। तो के.एल. सहगल साहब तो उस समय सभी के आदर्श थे। जो पीढ़ी पूरी पार्श्व गायकों की आई, जिसमें किशोर कुमार से लेके रफी, मन्ना डे, लता मंगेशकर और सारे जितने भी गायक गायिका थे, सबके आदर्श के.एल. सहगल साहब थे। और मुकेश के भी आदर्श के.एल. सहगल साहब थे। लेकिन बाकी लोगों के आदर्श, और सबने अपने प्रारंभिक गीतों में सबने सहगल साहब को कॉपी की है। किशोर कुमार का भी आप पहला गीत देख लीजिए तो उसमें भी वो वही स्टाइल है जो सहगल साहब की है। और लता मंगेशकर तो उनके पूरे अंदाज को उन्होंने आत्मसात कर रखा था, और उनकी बड़ी तमन्ना थी कि सहगल साहब से मैं मिलूं, लेकिन वो मिल नहीं सकी। फिर जब ये मुकेश साहब ने ये गाया दिल जलता है तो जलने दो, तो दोनों में फर्क ये है कि जो मुकेश साहब की भक्ति थी सहगल साहब के प्रति में, वो भक्ति उस तरह की थी जैसे गुरु द्रोणाचार्य के प्रति एकलव्य की भक्ति थी। एकलव्य ने कभी साक्षात गुरु द्रोणाचार्य से धनुष चलाने का जो प्रशिक्षण है वो नहीं लिया था, उनको ऐसा सौभाग्य नहीं मिला, लेकिन उनका चित्र रख के, उनको आदर्श मान के उसने सीखा। तो उसी तरह से मुकेश साहब का था कि वो उनके गीतों को सुनकर उसमें रम जाते थे, और वो भाव उत्पन्न करके वो सहगल साहब की भक्ति में लीन रहते थे। इसलिए वो प्रभाव ऐसा आया कि सहगल साहब ने जब वो गीत सुना दिल जलता तो जलने दो, तो उन्होंने अपने साथ के लोगों से पूछा कि भाई ये गीत मैंने कब रिकॉर्ड किया। तो इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट किसी सिंगर के लिए और क्या हो सकता है कि उस समय का सुपर स्टार सिंगर हो जो के.एल. सहगल साहब थे, वो अगर ये कह रहे हो तो इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, और पहले ही गीत में। और उसके बाद मुकेश साहब ने पीछे नहीं देखा। उसके बाद तो फिर उसी दौर में देवानंद साहब के लिए भी उन्होंने प्लेबैक किया। दिलीप कुमार भी तब, ये सब नए नए थे, नए नए हीरो बने थे, सबके लिए किया।
एस डी बर्मन थे, नौशाद थे, उन सबके म्यूजिक में मुकेश साहब स्टार सिंगर थे। तब ना तो मोहम्मद रफी थे, ना किशोर कुमार थे, ना लता मंगेशकर थी, कोई नहीं था। उस समय के स्टार सिंगर मुकेश थे। और एक उनको जब सहगल साहब की डेथ हुई और नूर जहां जो हमारी फीमेल में सिंगर थी वो पाकिस्तान चली गई बंटवारे के बाद, तो उस समय एक वैक्यूम, एक शून्य की स्थिति आई थी हमारे फिल्म म्यूजिक में, जिसकी भरपाई फीमेल सिंगर्स में तो लता मंगेशकर ने किया। बाद में जब उनको महल, बरसात और एक और फिल्म थी, ये तीनों फिल्मों के गाने जब प्रसिद्ध हुए तो वो भरपाई लता मंगेशकर ने की। लेकिन जो सहगल साहब गाए और जो रिक्त स्थान बना, तो वो स्वाभाविक रूप से वो जो सिंहासन खाली किया था सहगल साहब ने, वो मुकेश साहब को मिल गया। उनके प्रशंसकों ने, उस समय के संगीतकारों ने, सब ने वो सारे गीत उनसे गवाए जो उन्होंने प्लान कर रखे थे कि वो सहगल साहब से गवाएंगे। तो इस तरीके से आगे चला। राज कपूर तो बाद में मिले। राज कपूर की फिल्म आग में जब मुकेश पहली बार गाए हैं आर के प्रोडक्शन में, फिर बरसात में गाए हैं, तो उस समय मुकेश एकमात्र ऐसे उस टीम के सदस्य थे जो स्टार वैल्यू जिनकी थी। बाकी राज कपूर भी नए थे, शैलेंद्र भी नए थे, शंकर जयकिशन भी नए थे, लता मंगेशकर भी नई थी, और भी जो कलाकार थे सब नए थे। लेकिन मुकेश जो थे वो एक स्टार सिंगर थे, और फिर वो सिलसिला आगे चलता गया। और हिंदुस्तान का वैश्विक गायक मैं उनको इसलिए कहता हूँ कि पहला जो गीत भारत की सीमा को लांघ कर विदेशों की धरती पे, आसमान पे जिसने पताका फहराया, वो उसके गायक मुकेश थे। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। और संजोग से ये गीत शैलेंद्र साहब का लिखा है और इसका संगीत शंकर जयकिशन का लिखा है। फिर यही इतिहास इसी टीम ने फिर से दोहराया। उसके बाद एक फिल्म आई राज कपूर की, श्री 420। उसमें वो गीत था, मेरा जूता है जापानी, ये पतलून हिंदुस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। तो ये जो इंटरनेशनल फेम के दो ही गाने आज तक के इतिहास में हुए हैं, जिन्होंने पहली दफे भारतीय गीत संगीत का, फिल्मी गीत संगीत का डंका विदेशों में बजाया। आज के गीत संगीत तो जो एनआरआई हमारे हैं, जो हिंदी जानते हैं, समझते हैं, उनकी वजह से लोकप्रिय होता है। लेकिन तब जो हिंदी नहीं जानते थे, रशिया जैसे जगह में, चाइना जैसे जगह में, जहाँ कोई मतलब ही नहीं था, उनके बीच में इस तरह के गीत का लोकप्रिय होना, ये अपने आप में एक ऐसा उदाहरण है जो आज अब कहीं नहीं मिलता। तो इस तरह के जो गायक हमारे रहे हैं, और इनकी परंपरा आगे बढ़ी। और फिर बाद में तो कभी कभी जो उनका माइलस्टोन था, जब उनकी डेथ हो गई, तो उसके बाद इस पे जो फिल्म फेयर अवार्ड मिला वो मुकेश साहब को मिला। और अमिताभ बच्चन जैसे सिंगर पे प्लेबैक करना, ये अपने आप में भी उपलब्धि थी। और उसका कारण ये था कि जो बेस अमिताभ बच्चन के वॉइस में है, वो खरज, वो बेस मुकेश साहब की आवाज में थी, जो पूरी तरह से सूट करती थी। और जो एक गंभीर किस्म का की प्रस्तुति होती है, उसके लिए भी मुकेश साहब पूरी तरह से सूट करते थे। तो वो खयाम साहब ने वो प्रयोग किया था, तो वो उसमें जब उनको लिया तो उस समय ही ये समझ में आ गया था ये गीत कालजयी होने वाला है। और मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि जब मुकेश साहब को मैं मिला था 1974 में, 74 में वो जहाँ पे मैं रह रहा था वहाँ पे उनका कार्यक्रम था। रेणुकूट वो जगह है उत्तर प्रदेश में। तो वहां पे मुकेश साहब आए थे। तो ये फिल्म कभी कभी रिलीज हुई थी 76 में। तो 74 में वो आए थे, तो उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि मैं आपको एक नज्म सुना रहा हूँ, जो मैंने रिकॉर्ड किया है, लेकिन अभी वो रिलीज नहीं हुई है वो फिल्म, तो अभी वो मार्केट में नहीं है। तो उन्होंने वो साहिर साहब की जो नज्म है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, वो उन्होंने पूरी जो पोएट्री वो पढ़ के सुनाई, पूरा उसको पढ़ा। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि अब मैं आपको इसको गा के सुनाता हूँ। तो उन्होंने वो गा के सुनाया। और बाद में जब 76 में ये फिल्म आई, तब हम लोगों ने ये गाना सुना, मैंने सुना, तो मुझे याद आया कि अरे अरे ये गाना तो हम लोग 2 साल पहले सुन चुके हैं। तो ये उनका अपना कॉन्फिडेंस होता। और भाषा के बारे में मैं बताऊं, उनको 3 भाषा वो लिखते भी थे, पढ़ते भी थे। उसमें से हिंदी तो थी, अंग्रेजी और उर्दू। उर्दू वो जितनी बढ़िया लिखते थे, जितनी पढ़ते थे, और जो उनका उच्चारण होता था उर्दू का तलफ्फुज, वो इतना शुद्ध होता था कि आप, मतलब उसमें वो रफी साहब भी उनको वो फॉलो करते थे कि भाई ये आपने, क्योंकि 1-2 गाने हैं जो मैंने पॉइंट आउट किए थे कि साहब इसमें रफी साहब ने ये प्रोनाउंसिएशन ये इसका गलत किया है। तो फिर वो म्यूजिक डायरेक्टर ने मेरे को कहा कि साहब, अच्छा उस गाने में मुकेश साहब भी उनके साथ में को सिंगर हैं।
तो वो लाइन उनको नहीं गाने को दी गई थी मुकेश साहब को। वो मुखड़े की लाइन थी। दिल ने फिर याद किया, बर्फ सी लहराई है, वो शब्द है बर्फ, लेकिन रफी साहब ने गाया बर्फ। तो ये जब मैंने पॉइंट आउट किया तो वो संगीतकार भी चौंके, बोले कि साहब इतनी बारीकी से भी कोई देखता है क्या, सुनता है? तो मैंने कहा, तो उन्होंने कहा कि साहब अगर मैंने भी उनको कहा, मैंने कहा साहब अगर मुखड़े पे मुकेश साहब की आवाज होती तो वो तो तुरंत पकड़ लेते, बोलते कि भाई ये क्या लिखा है और ये क्या गा रहे हैं। तो ये उनका नॉलेज था, ये उनका उर्दू का ज्ञान और व्याकरण का वो था। तो इन सब ऐसी और भी बातें हैं जो हम करते रहेंगे, और मेरा ख्याल है कि आगे हम और वक्ताओं को सुनते हैं और फिर हम बीच बीच में और भी बातें करेंगे। धन्यवाद। जी बहुत बहुत आभार डॉक्टर श्रीवास्तव साहब। आपने जिस तरह से इन तीनों कलाकारों के जीवन के विविध संदर्भों के आधार पर एक कालजयी रचनाएं जिस तरह से प्रस्तुत की, आप ही के शब्दों में जो मैंने कल सुने थे कि मुकेश जहां वैश्विक गायक है, वही शैलेंद्र वैश्विक गीतकार हैं और शंकर जयकिशन वैश्विक संगीतकार हैं। तो ये मुझे लगता है कि भारत की एक बहुत बड़ी देन है फिल्म और संगीत के माध्यम से दुनिया को। जिस गंभीरता से आपने इन सब चीजों को देखा, समझा, महसूस किया, और किस तरह से इन कलाकारों ने हिंदी सहित विभिन्न भाषाओं के माध्यम से अपने आप को अभिव्यक्त किया, कितनी बड़ी साधना की। और इनके गीतों ने उस दौर के ही नहीं बल्कि आज भी जब रेडियो या टेलीविजन पर ये गीत कहीं सुनने को मिलते हैं तो किसी भी उम्र का व्यक्ति हो कहीं उन गीतों के बोलों में खो जाता है। उसको पता ही नहीं लिखा किसने है, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपके अंतर मन को छू जाते हैं। कल जब मैं आपको सुन रहा था तो आपने एक बहुत बड़ी बात कही थी। हम जब छोटे बच्चों को सिखाते हैं तो वो क्या नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, वो उन बच्चों के साथ, मतलब उन नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ जिस तरह से गीत लोकप्रिय हुआ, तो कल मुझे भी पता पड़ा कि ये गीत शैलेंद्र की रचना है। तो देखिए, ये भले ही वो आज हमारे साथ हमारे बीच में दैहिक रूप में नहीं है, लेकिन अपनी इन रचनाओं के माध्यम से, इन गीतों के माध्यम से वो हमें सदा गुदगुदाते रहेंगे, प्रफुल्लित करते रहेंगे, और कहीं हमारी वो जो पूरी परंपरा है उसके साथ हमको जोड़ के रखते हैं। मुझे लगता है ये ऐसे रचनाकार हैं, ऐसे कलाकार हैं, इनके बारे में जितना कहा जाए कम है। हम पढ़ते जाएं, सुनते जाएं, शायद एक जीवन भी कम है। IIMC ढेंकानाल में सहायक प्रोफेसर भावना आचार्य जी ने मुझे अभी मैसेज किया है कि वो जो ऑडियो विजुअल, ये भी हमने राजीव जी के ही एक तरह से मार्गदर्शन में कह लीजिए, या उन्होंने मोटिवेट किया कि आप किसी विद्यार्थी को कहिए कि आज वो एक ट्रिब्यूट दे पाए। तो देखिए, हमारी आज की युवा पीढ़ी जो हम कहते हैं कि वो तो ये आजकल ये पॉप म्यूजिक और वेस्टर्न म्यूजिक है उसमें कहीं डिबी हुई है, लेकिन एक उड़ीसा की विद्यार्थी निहारिका पटेल, वो हमारे मित्र मृणाल चटर्जी जो वहाँ रीजनल डायरेक्टर IIMC ढेंकानाल के, उनके उस अनुरोध पर उन्होंने अपने विभाग में सर्कुलेट किया कि भाई कोई तैयार कीजिए, और उस विद्यार्थी ने इन तीनों कलाकारों को जिस तरह से देखने की छोटी सी कोशिश की है, मुझे लगता है ये हमारी उस युवा पीढ़ी की जो एक कल्पनाशीलता है, रचनाशीलता है, सृजन धर्मिता है, जो उसकी और भी संकेत है कि वो किस तरह से हमारे महान कलाकारों के जीवन को, उनके कार्यों को कहीं देखने का प्रयास करती हैं। तो मैं भावना जी से अनुरोध करूंगा कि वो निहारिका पटेल के इस छोटे से प्रयास को, कि उन्होंने उसको YouTube पे अपलोड कर दिया है, तो मुझे लगता है बहुत आसान रहेगा हमें उस ऑडियो विजुअल को, 2 मिनट का वीडियो है, और उसके बाद फिर हम शायद इस अनुरोध करेंगे कि वो अपना एक गीत प्रस्तुत करें। पहले आइए देखते हैं ये वीडियो। हाँ भावना जी। सर निहारिका ही प्ले करेगी। अच्छा, हाँ चलिए, निहारिका, मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि वो प्ले करें, और यदि प्ले करने के पहले वो 1 आध मिनट में कुछ अपनी बात भी कहना चाहें तो कह सकती हैं। हाँ निहारिका।
Hello, sir. I am Niharika Patel from English Journalism from Indian Institute of Mass Communication. I prepared a video on the three legendary people from Hindi cinema, Devanand, Mukesh, and Shailendra. So now I am going to play the video. The highest tribute to an artist is earned through the profound respect for their art. With love and reverence, we present a heartfelt tribute to three iconic legends who have left everlasting impressions on the canvas of Indian cinema through their talent, charisma, and enchanting magic. जिंदगी भी एक नशा है दोस्त, जब चाहे तो पूछो मत क्या आलम रहता है, लेकिन जब उतरता है समझता था कोई समझे ना समझे रोजी जरूर समझ आएगी। समझ भी देखो कितनी बात समझ निकली। कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। अपना दिल तो आवारा न जाने किस पे आएगा, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। कभी कभी मेरे दिल में जा जूता है जापानी ये पतलून, इंग्लिश चंदन सा बदन चंचल, सुहाना सफर और ये मौसम, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ, जीना यहाँ मरना यहाँ। आना बह जाए रोते रोते चल रही सजनी, अब क्या सोचूं। दोस्त दोस्त ना खोया खोया चांद खुला, अजीब दास्तां है, आता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल है, कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन, कहीं बीते ना ये रातें। बहुत बहुत Thank you बधाई so much निहारिका को। to give me a chance to represent myself here, sir. Thank you so much, everyone. चलिए, हमारी ओर से भी बहुत बहुत बधाई आपको कि आपने सीमित समय में जिस तरह से ये वीडियो तैयार कर उन महान कलाकारों के प्रति अपनी भावांजलि अर्पित की है। Yes. ये निश्चय ही संगीत साधना और उनकी जो गायकी है, उनके प्रति आपका जो सहज अनुराग है, उसकी एक तरह से प्रतिछाया है। तो आइए एक बार फिर हम चलते हैं छाया जी के पास, उनको सुनते हैं एक और गीत के माध्यम से इन महान कलाकारों के प्रति अपनी भावांजलि के रूप में। छाया जी। धन्यवाद सर, मुझे फिर से अवसर देने के लिए। और राजीव सर, आपको धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ दी हैं, जो सच में बहुत सारी जानकारी हमें थी नहीं, कभी इतना डीपली हम गए नहीं। और लीजिए, एक बहुत ही प्यारा सा गीत जो मुझे मिला था, जो शैलेंद्र जी को मैं स्पेशली डेडिकेट करना चाहूँगी। एक दर्द है एक स्त्री का, जब वो विदा होती है और उसके बाद में जब वो वापस अपने मायके आती है या उसके आने का मन होता है, उस स्त्री के दुख को उन्होंने इतने प्यारे ढंग से शब्द में बांधा है। वो गीत मैं आप तक पहुंचाने जा रही हूँ। अब के बरस भेज भैया को बाबुल,
बुलाए रे, लौटेंगे जब मेरे बचपन की सखियाँ, दीजो संदेशा भेजा रे, अब के बरस भेज भैया को बाबुल, अमुआ तले फिर से झूले पड़ेंगे, रिमझिम पड़ेगी फुहारें, लौटेंगी फिर तेरे आंगन में बाबुल, सावन की ठंडी बहारें, छल के नयन मोरा, कस के जियरा, बचपन की याद जो आए रे, अब के बरस भेज भैया को बाबुल, सावन में लीजो बुलाए रे, अब के बरस भेज भैया को बाबुल। धन्यवाद। एक्सेलेंट एक्सेलेंट। देखिए, जैसा राजीव जी कह रहे थे कि मुकेश जी ने केएल सहगल को कभी देखा नहीं, लेकिन केवल गीत सुन सुन करके उस एकलव्य की भांति उन्हें उन सारी संवेदनाओं को समेट लिया। जो आज के हमारी युवा पीढ़ी के प्रतिनिधि है, छाया जी ने जिस तरह से, देखिए इनके पास बोल है, गीत है, धुन भी है, लेकिन उस रचनाकार ने, गीतकार ने और गायक ने उन एक बोल को, उस गीत को किन अनुभूतियों और संवेदनाओं के साथ अभिव्यक्ति दी है, उसको पकड़ पाना बड़ा महत्वपूर्ण है। ये कलाकार हमारे सामने नहीं है, वो दिवंगत हो गए, लेकिन उनको सुन सुन करके ये जो नई पीढ़ी है किस तरह से उन भावनाओं को पकड़ पाती है और फिर उसको प्रकट कर रही है, मुझे लगता है कि यही उनकी प्रतिभा है। जिस तरह से उन्होंने देश विदेश में विभिन्न मंचों पर इतने प्रतिस्पर्धियों के बीच में अपनी जगह बनाई है, मुझे लगता है यही काबिल तारीफ है। और आने वाले समय में आप अपनी इन्हीं सुमधुर आवाज और प्रस्तुति के बल पर न सिर्फ अपनी पहचान बनाएंगे, बल्कि इस देश का, अपने प्रदेश का, अपने शहर का भी नाम रोशन करेंगे। बहुत बहुत बधाई छाया जी। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं डॉक्टर दीपक सामंतराय जी को। डॉक्टर दीपक सामंतराय जी मूल रूप से 3 पी के दीवाने हैं। 3 पी का मतलब है पीपल, पोएट्री और फोटोग्राफी, है ना। और हम लोग भी पीआर के आदमी हैं, जर्नलिज्म के, तो पब्लिक रिलेशंस के, तो एक पी हम और जोड़ देते हैं। तो ये एक बहुत वरिष्ठ प्रसारक हैं, ब्रॉडकास्टर हैं, अभी कटक उड़ीसा में रह रहे हैं और आकाशवाणी के साथ बहुत लंबी पारी रही है। और आकाशवाणी में काम करते हुए, क्योंकि दीपक जी ने जब अपनी यात्रा शुरू की थी तब केवल आकाशवाणी और दूरदर्शन जैसे माध्यम थे, और हम में से जो भी इन माध्यमों से जुड़ा हुआ है वो जान सकता है, समझ सकता है कि किस तरह से विशेषकर आकाशवाणी ने इन कलाकारों को तैयार करने में कितना परिश्रम किया है। बहुत बड़ी बात है। बल्कि मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि आकाशवाणी ने इस देश की भावनात्मक एकता को संगीत के माध्यम से, दक्षिण के केंद्र उत्तर भारत का संगीत बजा रहे हैं, उत्तर भारत के केंद्र दक्षिण का संगीत बजा रहे हैं, तो इस तरह से संगीत के माध्यम से जिस भावनात्मक एकता का
प्रयास या माहौल तैयार किया आकाशवाणी को, इसका बहुत बड़ा एक तरह से सराहनीय योगदान है। तो उस आकाशवाणी में रहते हुए आपने विविध प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से अपने श्रोताओं का ज्ञानवर्धन किया है, मनोरंजन किया है। और आपका जो रिटायरमेंट हुआ, नेशनल एकेडमी ऑफ ब्रॉडकास्टिंग एंड मल्टीमीडिया भुवनेश्वर, जो मूलतः एक प्रशिक्षण संस्थान है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, और यहाँ रहते हुए आपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के या ब्रॉडकास्टिंग के जो नए आ रहे हैं कलाकार और कर्मी, उनको एक तरह से प्रशिक्षित किया है। अपने प्रोग्राम्स के लिए आकाशवाणी एनुअल अवार्ड्स, और हम जानते हैं कई बार ऐसे अवार्ड्स जो हैं आपको सम्मानित किया गया, और आप एक कवि और साहित्यकार के रूप में भी चर्चित हैं। आपके 3 काव्य संकलन अब तक प्रकाशित हो चुके हैं, और कटक हेरिटेज वॉक, इसके भी आप कन्वीनर हैं। तो मैं आपका स्वागत करता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि आप भी इन कलाकारों के बारे में, आकाशवाणी में रहते हुए एक वरिष्ठ प्रसारक के रूप में, आपने इनके जीवन को, इनके कार्यों को किस रूप में अनुभव किया, हमारे साथ साझा करें। डॉक्टर दीपक सामंतराय जी। Namaskar. Thank you, Dr. Vanwat, and thank you also, Dr. Rajiv Srivastava. Please excuse me for speaking in English. My Hindi is perhaps good enough for shopkeepers and taxi drivers, but not for elite people like you. I won't dare to speak in Hindi before you. So I offer my apologies for that. And I am familiar with Professor Vanwat's, what should I say, towering presence in the media education field. And of course, I have gone through some of the writings of Dr. Srivastava, because I like to know a bit or two about films and other related things. Dr. Chatterjee, Mrinal Chatterjee had asked me to talk about Shailendraji in particular. He had told me that it will be better if you confine yourself to Shailendraji. I had said yes to him, but for certain reasons, I wanted to prepare an audiovisual presentation. It couldn't be because of certain issues. So I will be just telling a few things about Shailendraji at a personal level, because from the scholar's point of view, we have already heard Dr. Srivastava. After that, I don't think I have got anything more to add to that. I should also dare to do that because he's a scholar and he has studied so many aspects of Hindi film industry. I haven't. As you know, in All India Radio, we try to be a kind of, jackal of all things and master of none, that sort of a thing happens. So I was in program production, I was in training, I was looking after spoken word today, music tomorrow, that kind of a thing. Anyway, coming back to Shailendraji, you see, whatever he did, as Dr. Srivastava said, within 17 years of his creative career, is still with us. And one tradition of Akashvani, which I really admire, is that we don't say let. We never say let Shailendraji, let Lata Mangeshkar ji, let Mukesh ji, or anyone for that matter. And in my personal opinion, if I'm asked to name a contribution which Akashvani has made to Indian life, I will say, without blinking my eyes, it is music. In the field of music, as Professor Vanwat said, All India Radio has played a tremendous role, has played a very important role, especially in saving the classical music. All India Radio in the initial period, in the transition period just after independence, it has played a very important role. I'm not saying it as an employee or former employee of All India Radio, but as an observer also. That's my opinion. And coming back to Shailendraji, you just see why Shailendraji became very popular. And you see, at this moment, we are having so many what we call reality shows involving music. But the boys and girls, young boys and girls, those who are coming,
They are singing the songs of 50s, 60s, 70s, 80s. And we don't find many songs being composed these days which lasts for, say, 20 years, 30 years, 40 years. But if we look at Shailendra ji or Mukesh for that matter, or we used to identify Raj Kapoor ji and Devanand with quality music, you see, those numbers are still with us. And especially for people like me who were born in the 50s or 60s or even after 70s, we grew up with this music. So we cannot alienate, as Professor Manoj said, maybe at certain points of time, we are not aware of the lyricist because, that happens in the background. He is a backscreen personality, you can say. But those things, those songs are more or less evergreen, and we still listen to those music. And these boys and girls are preparing any number of remixing using those songs only. So, what is that? That these kind of music lyrics by Shailendraji has become evergreen. It still remains with us, and we still love it. I think one of the reasons is this, that Shailendraji understood the mood, understood the music, and understood the demand of the moments or the demand of the time. And as you know, he was a leftist, he was with IPTA, Indian People's Theatre Association. He wrote a number of patriotic songs. And he is the person, I think, though he was very proficient in Urdu, he preferred to mix Hindi and Urdu in such a way that a common man will have absolutely no problem in accessing these songs. So he made Hindi film music accessible to the common folks. You take any lyrics for instance, say already we have discussed a lot about Meri Jutta Hai Japani. In 2016, a Hollywood movie, Deadpool, used it. Can you think of something which was created in the 50s being used, picked up by a Hollywood producer and again being used in his movie? So you see that kind of life Shailendraji could infuse to his lyrics. And he made Hindi film music absolutely accessible, absolutely lovable for the common folks. That was, I think, is one of the greatest contributions of Shailendraji to Hindi film music. And personally, he was absolutely born in a place and in a situation, the surroundings was not at all in favor of creativity. His father migrated to Rawalpindi, then in British India. They came back after some time to a place like Mathura. In Mathura, he did have his schooling. And luckily, he did have a friend, Indra Khare, with whom he started writing poetry. And while he was a member of IPTA and Mushaira was going just in front of Prithvi Theatre, he recited his poem, Chalta Hai Punjab. Udta Hua Punjab followed much later, though. So Jalta Hai Punjab. So Jalta Hai Punjab was liked by Raj Kapoor. And Raj Kapoor offered to buy that song. But you look at the commitment of the young man. He was a leftist and he said, "This is not for sale. I'm not going to sell the song to you. I don't like Hindi movies." These are the words he told Raj Kapoor, knowing who Raj Kapoor is. But as the situations conspired, he was forced to borrow 500 rupees from Raj Kapoor for treating his ailing wife. So when he went back to Raj Kapoor, look at the integrity of the person. He went back to Raj Kapoor and he said, "That sir, I'm here to pay back my 500 rupees which I had borrowed from you." Raj Kapoor ji said, "No, please don't return the money. You do me a favor. You write 2 songs for my
movie which I'm making now. It is Barsat. So he wrote 2 songs for Barsat of a completely different nature. And that was the first theme song of a Hindi film movie, Barsat Mein. So he created history through his lyrics. And unfortunately for others, you can say, his communities and others, but fortunately for us and Hindi movies, his songs, his lyrics has not become history. It is very much with us. It will remain with us, and we'll be remembering Shailendraji with love and respect always. So I think this is all I have to say, because I don't want to bore you with other mundane details or biodata of Shailendraji. But unfortunately, we lost him really early. He died only when he was 43. That was a great loss, definitely. And Guljar Saab has said that Shailendraji is the greatest lyricist of Hindi film music, Hindi film industry. So what better a compliment we can give Shailendraji. So I thank Communication Today for giving me this opportunity to interact with an elite audience like you. Thank you. चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी। आपने गीतकार शैलेंद्र के जीवन के उन अनछुए पहलुओं का जिक्र किया कि किस तरह से अपने सिद्धांतों से कोई समझौता किए बिना वो अपने कर्म क्षेत्र में सदा डटे रहे। ये बहुत बड़ी बात है कि राज कपूर जैसे व्यक्ति को अपनी रचना देने से मना कर देना उस समय शायद कल्पनातीत था, लेकिन शायद मजबूरी रही। फिल्मों के प्रति कोई किसी प्रकार का श्रद्धा भाव नहीं था, लेकिन फिर भी परिस्थितियां बदलती हैं और हमें हिंदी फिल्मों का एक ऐसा महान गीतकार मिलता है। और यदि मैं सही हूं, राजीव जी उस बात को शायद विस्तार दें कि जो जैसा आपने कहा बरसात फिल्म पे जो उन्होंने गीत लिखा, तो ये जो टाइटल सॉन्ग की परंपरा है गीतों की, वो शैलेंद्र जी ने ही शुरू की। और गुलजार को भी शायद वही फिल्मों की ओर उन्होंने उन्मुख किया था, फिल्मों की ओर लेकर के आए थे। तो कवि शैलेंद्र का, गीतकार शैलेंद्र का कई तरीके से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को, उद्योग को अपना योगदान रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने शैलेंद्र के उस जीवन के बारे में कुछ उनके जो पक्ष हैं कि किस तरह से वो म्यूजिक, मूड और मोमेंट MMM उसको समझ करके अपने गीतों में एक तरह से पिरोते थे। और बिल्कुल सही कहा राजीव जी ने कि वो कबीर की तरह से, जिस तरह से कबीर लिखते थे, उसी का शायद असर भी शैलेंद्र पर ही आया और उन्होंने अपने युग को अपने गीतों के माध्यम से, अपने शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्त किया। आइए अब अंत में अपन डॉक्टर छाया प्रकाश जी का गीत सुनने के पहले हम चाहेंगे कि हमारे पास काफी प्रतिभागी हैं देश के अलग अलग अंचलों से, तो इन सारे कलाकारों के बारे में उनके मन में कोई जिज्ञासा हो, कुछ पढ़ा हो, कोई ऑब्जर्वेशन हो, तो संक्षेप में अपनी बात करेंगे। लेकिन शुरुआत के लिए मैं आमंत्रित करूंगा प्रोफेसर मृणाल चटर्जी को, जो स्वयं उड़िया भाषा के एक वरिष्ठ साहित्यकार हैं और उनकी रचनाओं का बंगाली, हिंदी, अंग्रेजी कई भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली का एक केंद्र ढेंकानाल में है, वहाँ का आप रीजनल डायरेक्टर के रूप में बहुत लंबे समय से उसको देख रहे हैं। मुझे भी 3-4 बार आपके संस्थान में जाने का मौका मिला। रेडियो, टेलीविजन, रिसर्च आदि सभी से आप बहुत ही गहनता से जुड़े हुए हैं। कई फेलोशिप आपने बिरला फाउंडेशन और जो है इनके तहत काम किया है, और हाल ही में आपने अपनी डिलीट की उपाधि भी प्राप्त की है, जो एकेडमिक्स की मेरे ख्याल उसके बाद फिर कोई डिग्री बचती नहीं है। PhD और डिलीट उपाधि भी आपने प्राप्त की है, और कम्युनिकेशन टुडे में रेगुलर आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। आपकी एक पूरी सीरीज चल रही है। तो मृणाल जी का के साथ भी हमने कम्युनिकेशन टुडे की कई वेबिनार जो हैं वो कोलैबोरेट की हैं, और आज की वेबिनार भी एक तरह से उन्हीं के मार्गदर्शन में, उन्हीं के प्रोत्साहन से हम आयोजित कर सके। मैं अनुरोध करूंगा कि मृणाल जी भी इस अवसर पर अपनी बात कहें, फिर ये मंच खुला है। जो भी हमें प्रतिभागी हैं कुछ कहना चाहें
अपना नाम बताएं, परिचय दें, वीडियो ऑन करें और अपनी बात करें। भाई मृणाल जी। नमस्कार। ये जो तीनों है ना, देवानंद, शैलेंद्र, मुकेश, तो मेरे फादर को बड़े प्यारे थे। देवानंद, खैर हम तो जब सिनेमा देखने लायक हो गए तब देवानंद को उतना पसंद नहीं आता था। कुछ ज्यादा ही डिवोनर टाइप लगते हैं, कुछ ज्यादा ही स्टाइलाइज्ड लगते थे हमें। तब तो यंगर जो हीरोज हैं वो आ गए, वो हमारे ज्यादा प्यारे हो गए। लेकिन ये शैलेंद्र जी और मुकेश जी, किसी ने खूब कहा कि अगर गम है तो मुकेश, अगर खुशी है तो किशोर, और बीच में बीच कुछ है तो मोहम्मद रफी। ये बेसिक हमारा वो फंडा था। इसमें ओवरलैपिंग बहुत है, आप लोग जान सकते हो। ये आइडिया मुझे आया कि ये जो तीन दिग्गज हैं, इन तीनों को एक साथ ट्रिब्यूट दिया जाए, और इन तीनों में बहुत सामंजस्य भी है, एंड देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंसेस। लुक एट द सोशियो इकोनॉमिक प्रोफाइल ऑफ शैलेंद्र जी। For some time he worked in railways. तो वहां वो मजदूर के काम ही बेसिकली करते थे, बट आईपीटीए के साथ किसी हिसाब से जुड़ गए। थोड़ा कम्युनिज्म, थोड़ा वामपंथी चिंताधारा इसमें भी आ गए, और नाटक के और जुड़ गए और कविताओं के और जुड़ गए। बट उनकी सोशियो इकोनॉमिक प्रोफाइल देखिए। बाकी जो दोनों, देवानंद हो या हमारे मुकेश जी हो, वो काफी अपर लेवल के थे। बट तीनों की क्या, देवानंद को थोड़ा साइड करते हैं, इन दोनों की क्या जोड़ी हो गई, जो कि अभी तक वो हमारे दिलो दिमाग में, रूह में छाए हुए हैं। I mean, they rule over our souls. And that's what I call the power of music, the power of poetry, which rules over you. I mean, which kind of covers your soul and takes you to a completely different level. तो मैंने सोचा इनके ऊपर थोड़ा और आलोचना हो जाए, इसीलिए इसकी कल्पना की थी। And I'm so very happy that मनोहर जी इसको आगे बढ़ाते रहे, and others also joined readily. And so thankful. And in future also probably we will think of many such webinars. We did one on Mrinal Sen. Incidentally, this is also his centenary. So we will be looking forward to organizing several webinars in creative areas, in any area which comes under the broad umbrella domain of mass communication. नमस्कार, धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मृणाल जी। आज साहब और कोई मित्र कुछ कहना चाहें? हमारी युवा पीढ़ी के बहुत सारे प्रतिनिधि हैं, बहुत सारे विद्यार्थी भी हैं मासकॉम के, और वो रेडियो टीवी पे गीत सुनते रहे होंगे और आज की पीढ़ी को भी सुन रहे हैं। कहीं वो कुछ अपनी बात कहें? जी सर। हाँ, कौन पहले नाम बताएं? हाँ सोनू, तुम कुछ कह रहे हो या आशीष? कौन? हाँ हेलो जी सर, प्रणाम। हाँ भाई आशीष बोलिए। जी सर, कह रहे थे कि आज के समय के गीत सर और पहले के जमाने के गीत, मोहम्मद रफी साहब के हो, मुकेश की हो, मुकेश सर के हो, या फिर सर अलका याग्निक जी की हो, तो सर कुमार सानू जी की, पहले के गीत में जो सर बात होती थी वो कहीं ना कहीं लॉजिक वाली गीत होती थी, और आज की जो गीत है सर उससे बिल्कुल अलग है। पहले के गीतों को ही जो है सर उसको नए वर्जन में कन्वर्ट करके अब उसको बनाया जा रहा है। जैसे पहले जितेंद्र जी की एक गीत थी नैनों में सपना, उसको नया करके बनाया गया। सजना है मुझे सजना के लिए, इस सब को भी सर मॉडिफाई करके नए वर्जन में बनाया जा रहा है। यह सर उचित तो नहीं है, लेकिन अब बनाया जा रहा है तो सर इसके ऊपर तो कुछ बता नहीं सकते, वो सर लोग बताएंगे। इतना कहकर हम अपनी बात को सर विराम दे रहे हैं। थैंक यू आशीष। सोनू। आशीष जी, आपके बात में मैं पूरा सहमत नहीं हो पा रहा हूँ। आज के पीढ़ी में भी बहुत अच्छे लिरिक्स आ रहे हैं। मैं एक बात बताऊं आपको, ये जो
अच्छे के साथ बुरा ना हर पीढ़ी में, हर वक्त में होगा, लेकिन रह जाएगा अच्छा। शैलेंद्र जब गीत लिखते थे, मुकेश जब गाना गाते थे, तब भी ये इस तरह की उठपटांग गाने हैं, होते भी थे। आज इतना समय नहीं, वरना मैं उदाहरण देके बता देता हूँ, और मेरे गाने की गला इतना खराब है कि आप वैसे ही भाग जाओगे। तो तब भी होते थे, लेकिन रह जाता है जो, वो है अच्छा, है ना? बस इतना ही। थैंक यू। हाँ सोनू, कुछ कह रहे हो? सर सवाल तो नहीं है, मगर सर जो आशीष जी ने कहा, मैं बस इतना ही कहूंगा कि समय के अनुसार हर चीज बदलता है, मगर पुराने को लेकर के भी चलना पड़ता है। ओल्ड इज गोल्ड, और ओल्ड इज गोल्ड जो ये है ना, ये सारा चीज चलता ही रहेगा। ऐसे मृणाल सर ने भी बताया, तो बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि उनकी बातों से मुझे ही मतलब आज का सेशन भी सर जबरदस्त था, और मैं क्या कहूँ, इतने सारे विद्वान के बीच में बहुत कुछ जानने को भी मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। डॉक्टर बाला लखेंद्र, BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से हमारे साथ हैं जी। बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। और आज आपने फिल्म जगत के 3 महान विभूतियों को याद किया, उनका स्मरण किया, और उनके कृत्य को, उनके कार्यों को रेखांकित किया, और खासतौर से मृणाल जी ने जो अभी चर्चा की, उसका ज्वलंत प्रमाण हमारी बहन डॉक्टर छाया जी हैं। इतना खूबसूरत गीत जो उन्होंने प्रस्तुत किया, आज भी जब बहनें वो गीत सुनती हैं तो भावुक उठती हैं, उनका पीहर उन्हें याद आ जाता है, उनका घर उन्हें याद आ जाता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा प्रयास है। हम बहुत बधाई देते हैं मास का, जो हमारे कम्युनिकेशन टुडे के माननीय संपादक हैं प्रोफेसर संजीव भानावत जी, जो लगातार प्रयासरत हैं। और ये 98th एपिसोड है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लगातार आप ये एपिसोड का संयोजन कर रहे हैं और नए नए विषयों को ले रहे हैं, और आज आपने फिल्म जगत के 3 विभूतियों को याद किया। और ये जो कड़ी है, आज की कड़ी, निश्चित रूप से बहुत दिनों तक हम लोग याद करेंगे, और बहुत इंफॉर्मेटिव था। तो हम एक बार पुनः बधाई देते हैं, और डॉक्टर छाया जी को भी बहुत बधाई और धन्यवाद कि इतनी सुंदर मधुर आवाज में उन्होंने उन दिनों के गानों को संजोया है और प्रस्तुत भी किया। बहुत बहुत बधाई डॉक्टर छाया जी, और सर को सादर प्रणाम। सर लखेंद्र जी, मुझे तो लगता है कि इन पुराने गीतों में जीवन के बहुत सारे संस्कार हैं। जैसे आपने कहा कि वो युवती जिसकी विदाई हो रही है, वो शायद जिस तरह से अभिव्यक्त किया छाया जी ने, कौन से ऐसे क्षण नहीं है परिवार के, बर्थडे है, विवाह है ना? आज भी जब बारात निकलती है तो वही पुराने गाने 30-40 साल पहले वही याद आते हैं, वही बजते हैं। तो मुझे लग रहा है पूरे पारिवारिक जीवन के जो ये हमारे मूल्य हैं, परंपराएं हैं, वो इन गीतों के माध्यम से आज भी कहीं ना कहीं झलकती है। पूना से जयवीर सिंह हमारे साथ में है, शोधार्थी है, वो कुछ कहना चाहते हैं। हाँ हाँ जयवीर। सभी को नमस्कार। मेरा राजीव सर से सवाल है कि मैं थोड़ा लेफ्ट हो गया था, ये हो सकता है क्वेश्चन दोबारा ना हो, कि जो हमारे फिल्मी पुराने गाने थे उनमें हमारी परंपरा और संस्कृति खूब झलकती है, और वो कभी विलुप्त सार नहीं ये कभी हो पाएंगे। लेकिन जो वर्तमान में गाने आते हैं तो वो आते हैं और चले जाते हैं, इनका कारण क्या हो जाए, ये जानना चाहूंगा सर। जी बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, लेकिन जब आप इस पे विचार करेंगे तो इसका उत्तर आपको स्वयं में ही मिल जाएगा। देखिए, जो रचनात्मकता होती है, क्रिएटिविटी होती है, उसके साथ कई अवयव, जो पॉइंट्स होते हैं, वो जुड़े होते हैं। और एक गीत की जो रचना होती है उसमें 3 लोग जुड़े होते हैं। एक तो गीत लिखने वाले जो हैं वो हैं, और एक उसका संगीत रचने वाले वो हैं, और एक उसको अपनी वाणी देने वाले जो गायक हैं वो। और मैं आपको बताऊं कि जो क्रिएटिविटी है, जो क्रिएटिव काम है, वो सिर्फ 2 लोगों का इन तीनों में होता है। जो गीत लिख रहा है वो, उसका काम क्रिएटिव है, और जो संगीत दे रहा है, म्यूजिक बना रहा है, धुन बना रहा है, उसका काम क्रिएटिव है। गायक का काम क्रिएटिविटी में नहीं आता है। गायक का काम यह है कि वो जो म्यूजिक डायरेक्टर जिस हिसाब से बताते हैं, वो उसको रिपीट करते हैं, उसको प्रोड्यूस करते हैं उसके हिसाब से। लेकिन वो गायक अपने आप में एक क्रिएटर बन जाता है, जो उसमें अपना इनपुट इस हिसाब से डालता है कि जो बात
कवि कह रहा है या शायर कह रहा है और जिसको धुन में संगीतकार ने पिरोया है, तो उसमें जो भावना का जो एक अमृत होता है, जब वो उसमें एक गायक में ये क्षमता होती है वो डाल देता है, तो वो गीत अमर हो जाता है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। लता मंगेशकर जी से भी मेरा बड़ा निकट का संबंध रहा है और बड़ी अच्छी मेरी बातचीत होती थी और घंटों बात होती थी, और फोन पे तो हम घंटों कब कब बातें करते थे। तो हम ये मानते हैं कि फिल्म म्यूजिक में भारत रत्न लता मंगेशकर अकेली है और उन जैसा सिंगर कोई नहीं है। क्लासिकल की विधिवत शिक्षा तो उन्होंने नहीं ली थी, लेकिन क्लासिकल चूंकि उनके पिताश्री गाते थे तो वो उनको विरासत में मिली, तो वो उनके अंदर वो सारी बातें थी। लेकिन जब मेरी बातचीत हुई तो मैंने उनको कुछ गीत याद दिलाए जो मुकेश साहब के गाए हुए थे, और वही गीत लता मंगेशकर ने भी अलग से सोलो में गाया था। मैंने 8-10 गीतों के उदाहरण उनको दिए। चंदन सा बदन, चंचल चितवन, जिस दिल में बसा था प्यार तेरा, रात और दिन दिया जले, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। तो इस तरह के 8-10 गाने, जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो करके मैंने उदाहरण दिए। ये गाना इंडिपेंडेंट रूप से मुकेश साहब ने गाया है, मेल वॉइस में उनका है, और फीमेल वॉइस में लता मंगेशकर ने अलग से गाया। अब देखिए, शब्द वही हैं, धुन भी वही है, बस सिंगर अलग अलग है। तो मैंने उनको ये पूछा कि लता जी, आपने ये सारे गाने गाए हैं और मुकेश साहब ने भी इन्हीं गानों को गाया, आपने भी गाया है। तो वो बड़ी खुश हुई, बोले कि हाँ हाँ हाँ, ये मुकेश भैया ने गाया है, ये हाँ मैंने भी गाया जी। तो मेरा प्रश्न उनसे था कि लता जी ये बताइए, आप इतनी महान सिंगर हैं, क्लासिकल आप बहुत अच्छा जानती हैं और बड़ा नाम है, बड़ा सम्मान है, और रेंज भी आपके वॉइस की बहुत है, और मुकेश साहब अगर आपसे हम तुलना करें तो वो सिंपल गाते थे, और क्लासिकल भी कोई उस तरह का जो राग रागनी और बिल्कुल शास्त्रीयता, उस तरह से जो क्लिष्ट गीतों को उतार चढ़ाव करके वो नहीं गाते थे, वो सिंपल गाते थे। लेकिन क्या कारण है कि आप इतनी बड़ी गायिका और शास्त्रीयता की इतनी ज्ञाता होने के बाद में भी इन सारे गीतों में से एक भी गाना आपका नोटिस नहीं किया गया, सारे के सारे गाने मुकेश साहब के नोटिस किए गए, इसका क्या कारण? अब ये प्रश्न पूछना, उनको उनको ये आशा नहीं थी कि मैं इस तरह से एनालिसिस करके उनको इस तरीके से कोई बात पूछूंगा। तो वो थोड़ी देर के लिए बिल्कुल अवाक रह गई कि अब इसका मैं क्या उत्तर दूं। तो उन्होंने मेरे को कहा, जब मैंने फिर से दोबारा उनको कुरेदा, तो उन्होंने मेरे को कहा कि ये हो सकता है कि कुछ लोगों को पसंद, कुछ उनका अपना मूड होता है। फिर दोबारा मैंने कुरेदा तो उन्होंने कहा कि कई बार होता है कि कुछ गीत ऐसे होते हैं जो फिल्मों में जो उसका पिक्चराइजेशन होता है वो किसी ऐसे हीरो पे होता है जो नोन है, और फीमेल वर्जन होता है वो किसी अननोन पे होता है, तो वो बात नहीं रह जाती। तो मैंने उनको उदाहरण दिया कि चंदन सा बदन जो गीत है वो फीमेल वर्जन है, वो नूतन है, और नूतन उस समय एस्टेब्लिश हीरोइन थी, लेकिन उसमें जो हीरो थे उनका नाम मनीष था। वो मनीष की पहली फिल्म थी, इसके पहले मनीष को कोई नहीं जानता, और मनीष पे वो मुकेश साहब का वर्जन था चंदन सा बदन। फिर मैंने उनको बताया कि रात और दिन दिया जले उसमें नरगिस थी, और फिर मैंने बताया कि वो दूसरा एक गीत था जो धर्मेंद्र की पहली फिल्म थी, दिल भी तेरा हम भी तेरे, हाँ, तो उसमें वो गाना था, मुझको इस रात की तन्हाई में आवाज न दो। तो मैंने कहा कि साहब वो मुकेश साहब का गीत, वो धर्मेंद्र को तो कोई जानता नहीं था, वो पहली फिल्म थी, तो लेकिन वो कितना गाना मकबूल हुआ। तो जब कुल मिलाकर सारी बात हो गई, तो मैंने तब उन्होंने ये कहा कि हाँ, मुकेश भैया के गले में कुछ ऐसी बात थी जो हम लोग गाते थे, या रफी साहब गाते थे, या कोई और गाता था, तो वो जो एक फील होता है, एक जो टच होता है, वो सिर्फ मुकेश भैया की बात। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि कठिन से कठिन राग रागनी को साधना आसान है, वो आप अभ्यास करके उसका शिक्षण प्रशिक्षण लेके आप उसको साध सकते हैं, लेकिन जो सरलता है उसको आप कैसे साधेंगे? सरलता को, सिंप्लिसिटी को साधना सबसे कठिन है, और ये मुकेश साहब ने ये साधना कर रखी।
इसलिए वो बाकी के जो उनके सिंगर होते थे, चाहे उनके को सिंगर होते थे या उनके साथ के होते थे, आपको एक घटना मैं बता दूं, वो साहब अभी भी है, बॉम्बे में है, मिस्टर के भरत है, वो अकॉर्डियन प्ले करते हैं। उन्होंने सारे लोगों के साथ स्टेज प्रोग्राम में अकॉर्डियन बजाया, चाहे वो रफी साहब हो, किशोर कुमार हो, मुकेश जी हो और बाकी लोगों के साथ। तो वो एक कार्यक्रम दिल्ली बॉम्बे में ही हो रहा था, वहां पे भाईदास ऑडिटोरियम में उसका उद्घाटन होना था। तो वहां के सोसाइटी वालों ने मन्ना डे साहब को अप्रोच किया, क्योंकि वो वहां पे रहते थे। उनको कहा कि साहब हम चाहते हैं कि आप इसका उद्घाटन करें और म्यूजिक प्रोग्राम है तो आप कुछ वहां पे संगीत का भी कार्यक्रम दें। वो तैयार हो गया। तो उन्होंने अपनी तरफ से मुकेश साहब को कहा कि मुकेश जी ऐसा है कि ऐसे ऐसे है, वो ऑडिटोरियम का उद्घाटन है, तो उसमें मुझे उन्होंने बुलाया है, तो मैं चाहता हूँ कि आप भी आए और आप भी अपना गाना गाएं। तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, मैं आ जाऊंगा, क्या बात है। तो फिर उन्होंने कहा कि यार उस दिन तो वो हमारी प्लेबैक सिंगर्स एसोसिएशन की मीटिंग है, मुकेश साहब उसके प्रेसिडेंट हुआ करते थे। तो बोले कि फिर, तो बोले कि ये कितने बजे, बोले कि 7 बजे का प्रोग्राम। तो बोले कि ठीक है, वो मीटिंग तो हमारी 5 बजे है, तो तुम ऐसा करना कि तुम पहले आ जाना और यहाँ पे अपना 7 बजे का कार्यक्रम कर देना, मैं मीटिंग वीटिंग करके और फिर फाइनली मैं 7 बजे डॉट वहां पे पहुंच जाऊंगा। वो फिर वैसा ही हुआ, वो आ गए। लेकिन इन्होंने मन्ना डे साहब ने ये किया कि नहीं, वो मुकेश साहब आएंगे तभी प्रोग्राम शुरू करेंगे। तो वो 7 जैसे ही बजा, देखा कि डॉट 7 हुआ है और मुकेश साहब आ गए, पहुंच गए। तो मुकेश साहब ने कहा कि भाई मन्ना बाबू, ये आपका प्रोग्राम है, आप शुरू कीजिए। बोले कि नहीं नहीं नहीं, मैं चाहता हूँ कि आप पहले इसकी शुरुआत करें। तो वो माने नहीं, वो 2 बार 3 बार उन्होंने कहा। तो मुकेश साहब ने एक बात कही, और मन्ना डे आप जानते हैं क्लासिकल सिंगिंग में और बाकी भी जो उनके गाने हैं, वो उनसे धुरंधर गायक तो कोई है ही नहीं। तो जब वो नहीं माने तो मुकेश साहब ने एक बात वहां पे कही, ये बात वहां के जो अकॉर्डियन प्लेयर थे मिस्टर के भरत, उन्होंने मेरे को ये पूरा बात बताया, वो अभी भी है बॉम्बे में। तो मुकेश साहब ने कहा कि देखो मन्ना भाई, मैं गाने को तो मैं शुरुआत कर दूंगा, लेकिन अगर उसके बाद अगर तुम्हें गाने का मौका नहीं मिला तो फिर मेरे को दोष मत देना। कैन यू बिलीव कि जब मुकेश साहब ने शुरू किया, एक के बाद दूसरा गाना तीसरा गाना करते हुए, और जब 4-5 गाने वो गा चुके थे, तो ऑडियंस में लोग बोले थे नहीं एक और करके। फिर उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि मन्ना बाबू यहाँ पे हैं, मैं चाहता हूँ कि पहले आप उनको सुन ले, फिर मैं दोबारा आपको सुनाऊंगा। तो वो नहीं माने, बोले नहीं नहीं नहीं, हमें आप ही को सुनना है, आप ही को सुनना है। और आपको आश्चर्य होगा कि मन्ना डे साहब को एक भी गाने का अवसर नहीं मिला, ऑडियंस चाह ही नहीं रही थी। तो ये असर जो होता था, वो सिंप्लिसिटी का असर था, वो असर था फील का असर था। क्योंकि वो उनके वॉइस में जो एक भाव होता था, जिसको वो रिप्रोड्यूस करते, सिर्फ सैड सॉन्ग्स में नहीं, आप उनके जो फास्ट गाने हैं, जो रोमांटिक सॉन्ग्स है, उसमें भी आप देखिए। और सबसे बड़ी बात थी कि उनके गीतों में ईमानदारी झलकती थी। वो जब कुछ बोलते थे, तो अगर उनका प्लेबैक, उनकी वॉइस की फीलिंग का इतना बोलबाला था कि अगर आप किसी विलन को उनकी वॉइस का गाना दे दीजिए, तो ये कहा जाता था कि साहब वो विलन भी आपको ईमानदार बड़ा लगने लगेगा, कि बड़ा अच्छा आदमी है। ये असर होता था उनके वॉइस का। तो इस वजह से, और ऐसा ही एक कार्यक्रम पूना में था जिसमें मोहम्मद रफी थे। तो मोहम्मद रफी को इनका मालूम था, तो मोहम्मद रफी ने कहा कि नहीं, मैं पहले गा लेता हूँ, आप मुकेश साहब बाद में गाइएगा। तो ये इम्पैक्ट होता था। लेकिन जो नए गीतों में हम देखते हैं, उसकी वजह ये है कि जो पोइट्री की जो नॉलेज होनी चाहिए, पोइट्री का एक अपना अलग ग्रामर है, वो नहीं पता है लोगों को, और ना वो जानना चाहते। वो तुकबंदी में करके वो लीजिए, कुछ 2-1 लोग हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, मैं उनको नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इन जनरल ये होता है कि अगर तुकबंदी करके कुछ उन्होंने राइम में बिठा लिया, चाहे वो अंग्रेजी में हिंदी में सब कुछ है, तो वो समझते हैं कि वो एक पोएट हो गए। ऐसा नहीं होता। मैं आज के म्यूजिक डायरेक्टर्स को बहुतों को मैं मिलता हूँ, जानता हूँ, लेकिन अगर उनसे ये पूछ लिया जाए, मैं पूछता हूँ कि साहब ये जो गाना आपने बनाया, ये इसमें कौन से राग में है, तो बोले कि साहब वो तो हमें नहीं मालूम, बस हमने ऐसे गुनगुनाया, इधर वैसे किया, इसको ऐसे किया, वो हो गया, कीबोर्ड पे थोड़ा सा प्ले किया, वो हो गया। तो जब आपको राग रागियों की जानकारी ही नहीं है, और बाकी जो उसकी शास्त्रीय पक्ष है वो आपको मालूम नहीं है, तो आपने कैसे संगीत बना लिया, सिर्फ ऐसे अपने ख्यालों में वो करके, तो ये जानकारी नहीं है। गायकों में भी जो एक रियाज करने की जो प्रथा आमतौर पे होती है, वो बिल्कुल नहीं करते। और जो एक नया सीखने का एक अंदर से मन में चाह होती है, वो नहीं करते। तो
इन सब की वजह से जो अभी एक किसी ने प्रश्न किया था इसके पहले कि साहब वो पुराने गाने को ही उसका वर्जन करके उसको फिर से वो आजकल के नए लोग हैं वो गा रहे हैं, बना रहे हैं, उसमें बीट डाल दिया, कुछ इनपुट डाल दिया। तो उसका कारण यही है कि वो अगर टैलेंटेड आदमी होगा, वो ये काम नहीं करेगा कि किसी और के गीत को फिर अपने तरीके से उसमें फिर से उसको रिपीट करेगा। वो फिर नया रचेगा, नया गढ़ेगा, कुछ नया अपना सुर निकालेगा। तो उसकी बात यही है कि उनमें जो सीखने की एक ललक होनी चाहिए, वो सीखने की ललक नहीं है, वो सीखना चाहते नहीं है। उनको लगता है कि ये रेडीमेड जो हमको बना बनाया मिल गया, ये बस इसको ही लेके आगे बढ़ो, थोड़ा सा इसमें बीट चेंज कर दो, थोड़ा सा इनपुट डाल दो, थोड़ा सा उसको फास्ट कर दो, तो ये हो गया। तो ऐसे नहीं होता है। तो जो लोग अभी भी जो अच्छा काम कर रहे हैं, जिनके अच्छे गीत आ रहे हैं, तो उनको आप देखिएगा कि उनको पोएट्री की नॉलेज है, उनको म्यूजिक की नॉलेज है, और जो गायकी है, जैसे अरिजीत सिंह ने कुछ गाने इतने अच्छे गाए हैं कि वो लगता है, और उसको क्लासिकल की समझ है, वो रियाज करते हैं। उसी तरह से उदित नारायण को आप सुनिए, उसमें भी वो जो संघर्ष होता है, तो संघर्ष जब आदमी करता है तो उसकी आंच में तब के उसका जो टैलेंट है, उसकी जो प्रतिभा है, वो बिल्कुल सोने की तरह, गोल्ड की तरह एकदम चमकने लगती है। तो वो जो करेगा उसको मिलेगा। तो इसलिए मैं नए लोगों को भी, किसी भी क्षेत्र में, राइटिंग में भी है, आप स्टडी कर रहे हैं, जर्नलिज्म में भी है, जो आप रिपोर्ट लेके आते हैं, तो जब तक आप उसमें वहां जाके मिलेंगे नहीं, आप जो जहाँ पे घटना हुई है वहां पे जब तक आप जाएंगे नहीं, सिर्फ आपने फोन कर लिया, वहां पे किसी को पूछ लिया, बात कर लिया, और खुद आप जाके जब रिपोर्टिंग करते हैं, तो दोनों में क्या अंतर होता है वो आप समझते हैं। तो इसी तरह से आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि जो सब्जेक्ट है उसके बारे में पूरा रिसर्च आप करें, पूरी जानकारी आपके पास हो, और उसके बाद आप अपना क्या इनपुट उसमें दे सकते हैं, वो स्किल भी आपके पास होना चाहिए। मेरा ख्याल है कि अब आगे और देख लेते हैं अगर कोई। सर बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम अंतिम 2 सवाल या टिप्पणियां और लेंगे। क्रिएटिव क्लब, आपने हैंड रेज किया है, तो हम पहचान नहीं पा रहे हैं क्रिएटिव क्लब नाम से, तो अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए आप, क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है इसलिए। जी, मैं मध्य प्रदेश से पूर्णिमा मलतारे, धार से हूँ। मैं जयवीर जी के साथ संपादन का कार्य कर रही हूँ, और मैं छंदकारा हूँ, गीतकार हूँ, और कवियत्री भी हूँ, साहित्यकार भी हूँ। छोटी हूँ, स्तर में छोटी हूँ आप लोगों से। आज के कार्यक्रम का बहुत बहुत अच्छा आयोजन, आपको साधुवाद। और मैं आज राजीव जी से यह पूछना चाहूंगी, चूंकि गीत का विषय है, तो मैं गीत लिख रही हूँ। तो अभी पहले मैंने बोली पर आधारित एक संकलन किया, और एक कविता भी संकलित की, किताब, और अब मैं फिल्मी गीत लिख रही हूँ छंदों पर आधारित। तो मेरा ये कहना है कि जो छंदों पर आधारित गीत है, क्या उसमें फिल्मी गीत है चूंकि ये, तो उसमें उर्दू शब्दों का समावेश करना चाहिए या नहीं, उचित है या अनुचित? देखिए, मेरा अपना मानना है कि जो शब्दों, अलग अलग भाषा के शब्दों को लेके जो उसको मिक्स करके करते हैं, तो मैं उसको कहता हूँ कि वो भाषाओं की जो खिचड़ी पकानी होती है। तो मैं व्यक्तिगत रूप से तो इसके विरुद्ध हूँ, क्योंकि कुछ लोग इस तरह के शब्द उसमें भर देते हैं, वो अपने आप को ये जताना चाहते हैं कि साहब मुझे उर्दू भी मालूम है, कुछ ऐसे शब्द डाल देंगे, कुछ अंग्रेजी के शब्द डाल देंगे कि मुझे अंग्रेजी भी मालूम है, और फिर वो हिंदी के साहित्यिक जो शब्द है वो भी डाल देंगे, वो 3-4 करके वो डाल देते हैं। तो वो ये जताना चाहते हैं कि तीनों के बारे में उनको जानकारी है, लेकिन विशेषज्ञता पता लगता है कि फिर किसी में नहीं होती है। तो अगर आप विशेषज्ञ हैं, आप हिंदी भाषा के ज्ञानी हैं, वो एक बात है। उसके बाद में जो आप और दूसरी भाषाएं, चाहे वो उर्दू हो या प्रांतीय भाषाएं हो या कोई भी रीजनल लैंग्वेज हो, बंगला हो, मराठी हो, गुजराती हो, उसकी भी जानकारी है, तो ये अच्छी बात है। लेकिन जब आप उसको मिक्स कर रहे हैं, तो वो देखिए कि वहां पे क्या उसकी आवश्यकता है। अगर आवश्यकता है या कुछ ऐसा प्रयोग किया जा रहा है या फिल्म के लिए लिख रहा है, तो वहां पे कोई ऐसा पात्र है जिसके लिए इस तरह की शब्दावली की आवश्यकता है, तब तो ठीक है, वो डिमांड है, और डिमांड के हिसाब से आप कर रहे हैं। लेकिन अगर उसकी आवश्यकता नहीं है, तो आप देखेंगे कि शैलेंद्र ने जैसे साहित्यिक गीत लिखे हैं, तो वो विशुद्ध हिंदी के हैं। अब अनारकली के जो गीत लिखे हैं, वो उसमें उर्दू के शब्द है, क्योंकि वो डिमांड है, वो कैरेक्टर ऐसा है। तो इस तरीके से तो आप कर सकते हैं। लेकिन
बेवजह से, जैसे पहले कहा जाता था, जैसे ये जब ये गीत आया था, कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दो, इसको इंदिवर ने लिखा था, तो वो उनका मजाक उड़ाया जाता था। वो उर्दू के जो शायर होते थे वो कहते कि साहब वो टूटता तो दिल है, ये हृदय कब से टूटने लगा। तो वो हृदय शब्द का जो उन्होंने वहां पे प्रयोग किया था, साहित्यिक जो शब्द है, अब वो उनको, बाकी लोगों को ये लग रहा साहब ये दिल होना चाहिए कि कोई तुम्हारा दिल तोड़ दे, तो लेकिन उन्होंने उसको बदला नहीं, वो रहा। लेकिन जब ये गीत पॉपुलर हो गया, कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे पॉपुलर हुआ, तो वो सारे लोग जो उसमें कमियां ढूंढ रहे थे या उनका विरोध कर रहे थे, वो अपने आप उनको उत्तर मिल गया, वो शांत हो गए। तो इसी तरीके से जब आप कोई नया प्रयोग इस हिसाब से करते हैं, अगर वो उसकी आवश्यकता है, उसकी डिमांड है और वो बिल्कुल अनिवार्य है, तब तो आप करें। नहीं है तो फिर जो आप की जो क्षमता है, जो आपकी समझ है, जो आपकी जानकारी है, आप उसमें फिर वो करें। ठीक है ना? बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्णिमा अवस्थी जी। जी नमस्कार। मेरा संबंध साहित्य से या किसी और चीज से नहीं है। मैं भारत सरकार की वकील हूँ, पर फिर भी मैं ये कहना चाहूंगी, इन तीनों व्यक्तियों में, देवानंद जी, शैलेंद्र जी और मुकेश जी, तीनों में मैंने एक कॉमन जो चीज जो देखी, वो सहजता, सरलता, और उस समय का जो दौर था, संघर्षों के दौर में भी नई नई आजादी मिली, और भारत चीन वॉर बोलिए, पर उनमें आशावाद मुझे हमेशा दिखा। जैसे हरदम उन्होंने आशावाद को, जैसे बच्चों के लिए भी, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, मुट्ठी में है तकदीर हमारी, हमने किस्मत को बस में किया, या जैसे अपनी कहानी छोड़ जा, कुछ तो निशानी छोड़ दा। मतलब इस तरह का जो एक आशावाद, एक उत्साहित करने वाला, जबकि वो खुद, मुझे नहीं लगता अपने जीवन में, उनके जीवन में उत्साहित जैसा कुछ नहीं था, वो संघर्षरत थे। जो मैंने सुना है, शैलेंद्र जी मैकेनिक थे रेलवे में, तो वो संघर्षरत जीवन में होते हुए भी लोगों को वो ये पैगाम देके गए। और इन तीनों को जो लोग देवानंद जी को सदाबहार कहते हैं, मैं यही कहती हूँ ये तीनों सदाबहार हैं आज, मतलब इतने वर्षों बाद भी। मतलब, और जैसे सामयिक बात, मैं तो वकील हूँ पेशे से, तो मैं देखती हूँ उस जमाने में ये हिम्मत कौन रखता था कहने की, दिल का हाल सुने दिल वाला जो गाना उन्होंने लिखा, कि बूढ़े दरोगा ने चश्मे से देखा, आगे से देखा, पीछे से देखा, हाँ ये क्या कर बैठे घोटाला, ये तो है थानेदार का साला। उस जमाने में सरकार को बोलने की हिम्मत, मुझे नहीं लगता, मतलब वो बहुत बड़ी बात है। और ये चीज आज भी सामयिक है, कि मतलब उन्होंने एक संकेत दिया समाज को। ये बस इतना ही मैं कहना चाहूंगी। और साहित्य से जुड़ी नहीं हूं, तो कुछ गलत बोला हो तो माफी चाहूंगी। पूर्णिमा जी, आपको सुन के लगता नहीं है कि आप साहित्य से जुड़ी हुई नहीं है? साहित्य को जिस तरह से आपने पढ़ा है और जिस तरह से प्रस्तुत किया है, तो आपकी सहज अभिरुचि जो साहित्य के प्रति है, उसका प्रमाण मिलता है। चलिए, अंत में एक हैंड रेस और है, मिस्टर सोनू, परिचय दीजिए, आप कहाँ से हैं और जो कहना चाहें, उसके बाद फिर छाया जी का गीत सुन के कार्यक्रम समाप्त करेंगे। आप सभी को नमस्कार। आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम सोनू है। मैं कर्नाटक केंद्रीय विश्वविद्यालय से हिंदी विभाग में पीएचडी कर रहा हूं, और मेरा शोध का जो क्षेत्र है वो भी हिंदी सिनेमा है। सर, मेरा एक सवाल है, चूंकि वो बहुत ज्यादा आम सवाल है। जब भी मैं सिनेमा की बातें करता हूँ और जिंदगी से जोड़ के उसको दिखाने की कोशिश करता हूँ, चाहे वो साहित्यकार हो, साहित्य पढ़ाने वाला हो, या फिर बच्चों को भी पढ़ाता हो, या खुद पढ़ता हो, या फिर आम आदमी हो, उन सबका एक ही नजरिया है सिनेमा के प्रति, कि जीवन और सिनेमा का कोई मेल नहीं है, वो फिल्मी बातें हैं, आप उनको अपने पास रखिए। सर, इसको हम कैसे, यानी इससे पार पा सकते हैं? ये मेरा एक सवाल है सर। क्या उनके लिए जवाब होना चाहिए? इसका जवाब में 2 शब्द मैं कहने की इजाजत चाहूंगा बनावत सर से। सोनू, ये जो रियलिटी है ना, ये 2 तरह के होते हैं। एक रियलिटी में फैक्ट होती है, एक रियलिटी दिमाग में होता है जो हम होना चाहते हैं। एक रियलिटी फैक्टिसिटी पे बेस्ड है, एक रियलिटी हमारी एस्पिरेशंस पे बेस है, कल्पना पे बेस है, वो भी रियलिटी। इसे आप सुप्रा रियलिटी मानो, जो भी मानो, वो भी रियलिटी है।
तो जहां तक सिनेमा की बात आती है, वो सुपर रियलिटी की बात करते हैं। जब करण जौहर एक कॉलेज दिखाते हैं, उस तरह का कॉलेज वास्तव में इंडिया में है नहीं, बट हमारे दिल में है, जहन में है, एस्पिरेशन में है। सेम थिंग फॉर हिंदी सीरियल्स, और फॉर दैट मैटर फॉरगेट अबाउट द लैंग्वेज, एनी सीरियल्स, राइट। कोई भी उस सीरियल में जो दिखाते हैं ना कि अपने किचन में भी जिस तरह से बन ठन के रहती हैं, कोई रहता नहीं है रियलिटी में, बट यहां है। The same thing you will find in classified advertisements. Read closely the classified advertisement. That will show you the real reality, probably the supra reality of the society. So this is the difference between a kind of film which shows you reality based on felt facts, another kind of films which shows you reality which is deeply buried in our aspirations. Probably in 5 years, 10 years, we want to be that. Right? दोनों रियल, दोनों में रियलिटी है, अंतर यही है। थैंक यू सो मच। चलिए, मुझे लगता है कि अब इस चर्चा को यहाँ विराम देते हैं। सोनू ने रिक्वेस्ट की है चैट बॉक्स में कि सभी मित्र जिनके लिए संभव है अपना वीडियो ऑन कर लें, तो वो एक सबका फोटो ले लें। तब तक मैं छाया जी से अनुरोध करूंगा कि इस कार्यक्रम के समापन के इस चरण में आप अपना एक गीत और प्रस्तुत करें। डॉक्टर छाया प्रकाश। धन्यवाद सर। और अभी तक हमने जिनको नहीं, मतलब मैंने जिनको नहीं गाया, वो है देवानंद साहब और शैलेंद्र जी। तो गीत तो इतने सारे हैं, लेकिन उसमें से बातों के अनुसार, चर्चा के अनुसार जो मिस हो गए हैं, मैं देवानंद साहब को ट्रिब्यूट करना चाहूँगी शैलेंद्र जी के साथ। और ये गीत है तो डुएट, बट आई विल ट्राई सोलो, तो कोशिश कर रही हूँ कि उसको निभा सकूँ। और धन्यवाद देती हूँ आप सभी का कि आपने मुझे प्रेम से सुना और मुझे शुभकामनाएं दी हैं। तो ये ट्रिब्यूट तो है देवानंद साहब को और शैलेंद्र जी को, लेकिन आप सबके लिए। प्यार करने वाले अरे प्यार ही करेंगे, जलने वाले चाहे जल जल मरेंगे। प्यार करने वाले अरे प्यार ही करेंगे, जलने वाले चाहे जल जल मरेंगे। मिलके जो धड़के हैं दो दिल, हरदम ये कहेंगे कहीं बीते ना हो, कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन, कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन। गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल है। कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन, कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन। गाता रहे मेरा दिल। थैंक यू। चलिए, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति, और आपने जो भाव व्यक्त किया कि ये प्यार हमारे सारे प्रतिभागियों का कम्युनिकेशन टुडे के साथ भी बना रहे, तो हमारी ये यात्रा इसी प्रकार से आगे चलती रहेगी। कम्युनिकेशन टुडे की ये 98th वेबिनार, हम बहुत जल्दी शतक पूरा करने वाले हैं। सबसे पहले आभार प्रदर्शन में मैं धन्यवाद छाया प्रकाश जी का दूंगा। जब मुझे राजीव जी ने कहा, जब उनका परिचय दिया कि वो एक इतनी बड़ी कलाकार हैं, इतनी जगह उन्होंने पुरस्कार जीते हैं, तो मुझे कह तो दिया, लेकिन मुझे लगा कि पता नहीं कितने नखरे होंगे, वो हाँ करेंगी नहीं करेंगी। थोड़ा एक संकोच सा था मुझे कि पता नहीं किस तरह का रिएक्शन होगा, पहले मैसेज भेजूं, कॉल करूं, क्या करूं। लेकिन फिर भी मैं उस समय बेंगलोर में था, कोई एक असाइनमेंट था मेरे पास, तो उसी बीच में से समय निकाल के
मैंने उनको कॉल किया बड़ी सहजता के साथ। जब मैंने राजीव जी का उनका संदर्भ दिया तो उन्होंने बहुत ही सहजता के साथ इस निमंत्रण को स्वीकार किया, और जब जब भी उनको मैंने मैसेज किए तुरंत उनका जवाब आया, और लगभग 2 घंटे का समय उन्होंने हमको इस पूरे कार्यक्रम में दिया। ये हमारे लिए बहुत ही एक तरह से उत्साह की बात है। इस तरह के युवा कलाकार हमारे इस प्रकार के जो अकादमिक कार्यक्रम हैं उनके साथ इस तरह से जुड़ करके समर्थन दिया। भाई राजीव जी, हमारे जयपुर के कुछ पत्रकार मित्र हैं, फिल्म पत्रकार श्याम माथुर, MD सोनी, उनसे मुझे रेफरेंस मिला था, और पहले भी जब आपने फिल्मों के इतिहास पर, फिल्मों के 100 वर्षों पर हमने एक कार्यक्रम किया था, जिस तरह से आपने बात कही थी वो अद्भुत व्याख्यान आपका अभी तक मन मस्तिष्क में बसा हुआ है। और जैसे ही जब मृणाल जी ने मुझे इस विषय के बारे में बात की तो सबसे पहले क्यों मुझे ध्यान था, आपने मुकेश जी का भी जिक्र किया था कि पुस्तक उस समय लिख रहे थे आप, तो इस तरह का आपने जो एक सहयोग दिया हमको और हमारे इस कार्यक्रम को जो गति दी है और छाया प्रकाशी से हमको मिलवाया, ये अपने आप में एक बहुत ही हमारे लिए सुखद क्षण है। मैं आपके प्रति भी आभारी हूँ। डॉक्टर दीपक, मृणाल जी ने उनसे बात की और उन्होंने भी बड़ी सहजता से हमारा निमंत्रण स्वीकार किया, मैं उनके प्रति भी आभारी। डॉक्टर पृथ्वी सेंगर जो मेरी PhD स्कॉलर हैं, मेरठ में IIMT यूनिवर्सिटी में पढ़ा रही हैं, संयोग से वो आज जयपुर में ही है। ये भी एक शिक्षक के लिए गर्व की बात है कि जो उनकी PhD की डिग्री है वो कन्वोकेशन में, चूंकि मैं जयपुर में नहीं था तो वो डिग्री लेने कन्वोकेशन में नहीं गई, उन्होंने कहा सर मैं तो आपसे ही डिग्री लूंगी। तो आज जब मैं जयपुर में यहाँ आया तो उन्होंने डिग्री लेने के लिए वो पृथ्वी यहाँ आई और हमारे साथ जुड़ी। मैं पृथ्वी के प्रति भी अब आभार तो क्या कहूँ, शुभकामनाएं दे सकता हूँ। आज की हमारी इस चर्चा में बहुत सारे मित्रों ने सहभागिता की है। मैं उन सभी के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने सवाल भी पूछे, अपनी भावनाएं भी व्यक्त की। बहुत बहुत धन्यवाद। इस पूरे कार्यक्रम को हमने रिकॉर्ड किया है, अभी 1-1.5 घंटे में मेरे पास इसकी रिकॉर्डिंग आ जाएगी और मैं इसको अपने YouTube पे डाल करके आप सभी के साथ लिंक शेयर करूंगा, इस अनुरोध के साथ कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने सुझाव दें और इस यात्रा को आगे बढ़ाएं। और आभार मैं प्रकट करूंगा डॉक्टर मृणाल जी के प्रति भी, जिन्होंने वो तो सब हमेशा से ही हम लोग डिस्कस करते रहे हैं, महत्वपूर्ण सुझाव उन्होंने दिए। मृणाल सेन पर हमने कार्यक्रम किया और उन्हीं के सुझाव और सहयोग से हम, हमारा जो ये अंक है कम्युनिकेशन टुडे का, वो मृणाल सेन को ही समर्पित है। और हम कोशिश करेंगे कि इसी तरह के और प्रकाशन भी हम लेकर के आएँ, ताकि इस प्रकार के जो हीरोज हैं हमारी फिल्म इंडस्ट्री के, हम हमारे जो कार्यक्षेत्र है उसमें भी लोगों से उसके लिए परिचित करा पाएँ। और निहारिका पटेल जितनी मेहनत के साथ उसने ये वीडियो तैयार किया, शुरू में बहुत दिक्कत आ रही थी, कभी ऑडियो नहीं आ रहा था, कभी विजुअल नहीं आ रहे थे, लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके इस सारी भागदौड़ में, इस समय में उन्होंने वो विजुअल्स के माध्यम से अपनी ट्रिब्यूट दी। आप सभी के प्रति बहुत बहुत धन्यवाद। अगला कार्यक्रम हमने 14 अक्टूबर के लिए तैयार किया था, फिक्स किया था वेबिनार, रिसर्च पब्लिकेशन एंड एथिक्स, इसको लेकर के, लेकिन बाद में मालूम पड़ा कि उस दिन भारत पाकिस्तान का क्रिकेट मैच है और पूरा देश एक अलग रंग में होता है इस तरह के मैचेस में, तो हमने उसको फिलहाल स्थगित किया है। नई डेट पे एक्सपर्ट से बात करके जल्दी ही तय करूंगा और आपको इसे सोशल मीडिया के थ्रू कन्वे करूंगा। जिन मित्रों ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है वो मैंने लिंक शेयर किया चैट बॉक्स में, आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और सोशल मीडिया के थ्रू मैंने व्हाट्सएप लिंक भी शेयर किया है, हमारे इस ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि जो भी सूचनाएं हैं आपको डायरेक्ट व्हाट्सएप पे मिल जाएंगी। जिन मित्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया है उन तक भी हम सारे वीडियोस जो हैं वो सब भेज देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।